हेलो स्टूडेंट्स, आई दीपेंद्र वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स आईआईटी जेईई नीट। आज के लेक्चर में टाइप्स ऑफ फंक्शंस को कंटिन्यू करेंगे। जहां हमने लास्ट लेक्चर में पीरियोडिक फंक्शंस को पढ़ा उसी को कंटिन्यू करेंगे और थोड़ा सा इनवर्स फंक्शंस को भी पढ़ना शुरू करेंगे। तो शुरुआत करते हैं क्लास आज का लेक्चर। बट बिफोर वी स्टार्ट टुडेज लेक्चर, डू यू नो कि मैग्नेट ब्रेन्स का आईआईटी जेईई नीट मॉड्यूल आपके लिए क्या क्या चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आता है। जल्दी से डिस्कस करते हैं क्लास इन चीज़ों को। आई होप यू रिमेंबर और यू नो दैट मैग्नेट ब्रेन्स का आईआईटी जेईई नीट मॉड्यूल आपके लिए हर चैप्टर के हर टॉपिक पर प्रॉपर एक्सप्लेनेशन वीडियोस क्रिएट करता है। विद दैट अलॉन्ग विद दैट वी इंश्योर कि हर टॉपिक के जब आप कंसेप्ट्स पढ़ रहे हों तो उन कंसेप्ट्स के एक्सप्लेनेशंस के साथ उन पर काफ़ी सारे इलस्ट्रेशंस और एग्जाम्पल्स रखे जाएं ताकि उन कंसेप्ट्स के एप्लीकेशंस यानी उनको और एग्जाम्पल के साथ आप अच्छे से समझ पाएँ ताकि और क्लैरिटी डेवलप हो। अलॉन्ग विद दैट जब भी कोई टॉपिक कंप्लीट होता है हम इंश्योर करते हैं कि हम आपको उसकी DPPs प्रोवाइड करें जिसके थ्रू आप उस कंसेप्ट को और बेहतर और मजबूत बना पाएँ और कंसोलिडेट कर पाएँ। तो DPPs के थ्रू आप प्रैक्टिस कर सकते हैं काफ़ी सारे क्वेश्चंस। इनके PDFs मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर अपलोडेड होते हैं जहां से आप इजीली एक्सेस कर सकते हैं। PDF डाउनलोड करके उन DPPs को भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। नॉट जस्ट दैट, येस वी डू इंश्योर कि उन PDFs के भी आपको वीडियो सॉल्यूशंस प्रोवाइड करें। तो कैन यू बिलीव इट कि आपको ना सिर्फ PDFs प्रोवाइड किए जा रहे हैं DPPs के, बल्कि ये सारी चीज़ें इन सब के वीडियो सॉल्यूशंस भी मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज्ड मैनर में सिस्टमैटिकली रखे हुए मिलेंगे और आप उन वीडियोज़ को भी मतलब उन DPPs के वीडियो सॉल्यूशंस भी एक्सेस कर सकते हैं। यानी कहीं पर DPP में भी कोई क्वेश्चन आपको बॉदर करता है तो उनके भी वीडियो सॉल्यूशंस आपके सामने मौजूद हैं। अलॉन्ग विद दैट जब ये सारी चीज़ें हो जाती हैं हम डेफिनेटली इंश्योर करने वाले हैं इस पूरे पैकेज, इस पूरे प्रोग्राम के दौरान कि ओवरऑल इलस्ट्रेशंस, एग्जाम्पल्स, DPPs, PYQs इन सब के थ्रू कम से कम हर चैप्टर पर मिनिमम 500 क्वेश्चंस के आसपास प्रैक्टिस करें सो दैट कोई भी चीज़ ना छूटे, कोई कसर बाकी ना रहे आपके तैयारी में, कोई भी कंसेप्ट, हर चीज़ की एक अच्छी डिटेल्ड प्रैक्टिस हो। वो इंश्योर करने के लिए हम इंश्योर करेंगे कि हम काफ़ी सारी आपकी प्रैक्टिस करवाएं, काफ़ी सारे क्वेश्चंस हम साथ मिलकर सॉल्व करें। नॉट जस्ट दैट, अलॉन्ग विद दैट येस वी आर गोइंग टू इंश्योर कि हम आपको प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी प्रोवाइड करेंगे। मतलब जेईई मेंस और जेईई एडवांस के पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस के भी सॉल्यूशंस हम देखेंगे। यानी हम जेईई मेंस और एडवांस के जब पास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस देखेंगे तो हमें एक्चुअली अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी कि देखो एग्जाम कैसी होती है, इस एग्जाम की तैयारी कैसे की जाती है, इस एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं, उनके लिए क्या करना होता है। और रादर यू विल रियलाइज कि जो सारी चीज़ें हम कर रहे हैं वो उसके साथ सिंक में ही है। मतलब वही चीज़ें अगर अच्छे से पढ़ ली जाएँ, अच्छे से कर ली जाएँ तो जेईई मेंस और एडवांस बहुत टफ एग्जाम नहीं है, इन्हें ईजिली क्रैक किया जा सकता है। अलॉन्ग विद दैट येस देयर इज समथिंग वेरी क्रूशियल, वेरी इंपॉर्टेंट। आप अपने डाउट्स तक हमसे क्लियर करवा सकते हैं, आप अपने डाउट्स सारे फॉरवर्ड कर सकते हैं। जी हाँ, इस वीडियो के लिंक में जब आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो आपको एक लिंक मिलेगा, लिंक पर लिखा होगा आस्क मी योर डाउट। तो जैसे ही आप आस्क मी योर डाउट पर क्लिक करेंगे तो आस्क मी योर डाउट पर एक पेज ओपन होगा जिस पेज के थ्रू आप अपने सारे डाउट्स के फोटोग्राफ्स हमें फॉरवर्ड कर सकते हैं और उन सारे डाउट्स को एक्यूमुलेट हो जाने पर एक साथ एक लेक्चर में एड्रेस कर दिया जाएगा। बट कोशिश करिए कि आपके जो डाउट्स हैं वो रेलेवेंट हो, वो टू द पॉइंट हो, वो इररेलेवेंट चीज़ें ना हो। बट कुछ जेनरिक से नॉर्मल सी जनरल सी क्वेरीज हो तो डेफिनेटली आप उन्हें कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। आई होप यू नो हम कॉन्स्टेंटली आपके कमेंट्स पढ़ते रहते हैं और उन्हें भी हम आंसर करते रहेंगे इन्हीं लेक्चर्स के दौरान। तो जो भी आपके न्यूमेरिकल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, कंसेप्चुअल कुछ इश्यूज़ हैं, फील फ्री टू आस्क देम, विल अनहेजिटेटिंगली आंसर दोस। उसके लिए सिंपल सा लिंक है स्टूडेंट्स आस्क मी योर डाउट, वहाँ पर फॉरवर्ड करिए, आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व होंगे। तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो भी चीज़ें इकट्ठी होकर एक साथ एड्रेस कर दी जाएंगी। बस एक छोटी सी दरख्वास्त स्टूडेंट, ध्यान रखिएगा कि वो डाउट्स रेलेवेंट हो, मतलब अभी हम जो टॉपिक्स पढ़ रहे हैं उसी के आसपास हो, क्योंकि अननेसेसरीली अगर आप किसी और टॉपिक के डाउट्स पूछेंगे और अगर वो चैप्टर अभी हमने नहीं पढ़ा है तो प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट। वो बाकी स्टूडेंट्स को शायद ना समझ आए। तो जितने चैप्टर्स हो चुके हैं या जो चल रहे हैं उसी से रेलेवेंट डाउट पूछिए ताकि हम चीज़ें क्लियर करते चलें। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे। एक ज़रूरी खास बात स्टूडेंट्स, आपको हमेशा अपनी प्रोग्रेस ट्रैक करनी होगी। आपको देखना होगा कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है, आप उस चैप्टर पे कैसे प्रिपरेशन कर रहे हो, यानी ओवरऑल जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको समझ आ भी रहा है या नहीं, उसको एसेस, उसको एवेल्युएट करने का तरीका है उस चैप्टर का टेस्ट आप देकर देखें। मतलब उस चैप्टर को टेस्ट को देखकर आप अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं। तो यस देयर इज़ अनदर फीचर जो कि ये सारी चीज़ें मैग्नेट ब्रेन्स फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आता है। आप अपने चैप्टर की प्रोग्रेस को भी ट्रैक कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आपने फाइनली कितना अच्छे से समझा। एंड यू विल रियलाइज़ कि अगर कोई पार्ट में कहीं वीकनेस आ रही है, कहीं कोई पार्ट नहीं सॉल्व हो रहा है, कोई पर्टिकुलर कंसेप्ट में इशू आ रहा है, तो उस पार्ट को फिर से देखा जा सकता है, फिर से समझा जा सकता है, उसे और क्लियर किया जा सकता है। एनीवे, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स।
वक्त वक्त पर सारे ट्रेनर्स आकर आपको ज़रूरी सारी चीज़ों से गाइडेंस देते रहेंगे। मतलब एग्ज़ाम से रिलेटेड नोटिफिकेशन, कोई नॉन एकेडमिक आपके इश्यूज़ है, कुछ परेशानियां हैं, तो वो हर सारी चीज़ को हम सब लोग मिलकर एक साथ रिजॉल्व करते रहेंगे। उसकी आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नॉट जस्ट दैट, प्लीज अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स, आपके चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन भी क्रिएट होंगे। कैन यू बिलीव दैट? यानी ओवरऑल जब लेक्चर्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपके हर चैप्टर के आपको वन शॉट रिवीजन भी मिलेंगे। लेकिन इस बात को स्टूडेंट्स ध्यान से समझिए, वन शॉट रिवीजन शुड नॉट बी यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ ऑल दीज थिंग्स, है ना। मतलब आप एक बात समझिए, आप इस मुगालते में मत रहिए कि सर एक काम करते इतना क्यों करना है, वन शॉट रिवीजन आ तो रहा है, उसी को देख लेंगे, बात खत्म। वन शॉट रिवीजन शुड बी दी सेकेंड स्टेप, है ना, सेकेंड प्रोसेस। उसको एग्जीक्यूट करना तब मेरे ख्याल से ज़्यादा सही होगा जब आपने ये सारी चीज़ें कर ली। इट्स लाइक एग्जाम के वक्त रिवीजन करना, तो पहले ये सब पढ़ो, ये सारी चीज़ें करो, फिर आप वन शॉट रिवीजन पे जाओ, ताकि आपके कंसेप्ट में अगर कहीं कोई चीज़ गलती से मिस हो गई हो आप उसे एक बार फिर से क्लियर कर सकते हैं वन शॉट रिवीजन के थ्रू। अलॉन्ग विद दैट, यस, देयर इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट थिंग स्टूडेंट्स, इसे कहेंगे हम ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। आप जेई मेंस और जेई एडवांस की तैयारी करने के लिए वन ऑफ द बेस्ट वेज इज कि एग्जाम में सीधे हॉल में जाकर हम पेपर ना दें, उससे पहले काफ़ी सारे मॉक्स देकर जाएं, ताकि हम एक्चुअली अपनी तैयारी को कंसोलिडेट या बेहतर बना पाएं। तो जेई मेंस और एडवांस के काफ़ी सारे आप मॉक्स देंगे हमारे साथ, और उसके थ्रू आप मॉक्स के थ्रू आइडिया डेवलप कर पाएंगे कि एग्जाम एक्चुअली कैसी होती है, इस एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, लेवल क्या होता है, सेक्शंस कैसे होते हैं, किस सब्जेक्ट पर कितना टाइम डिवोट करना है, ये सारी स्ट्रैटेजीज, ये सारी चीज़ें मॉक्स देकर आप ग्रेजुअली बिल्ड या डेवलप कर पाएंगे। तो ये सारी चीज़ें स्टूडेंट्स मैग्नेट ब्रेन्स का IIT JEE नीट मॉड्यूल फ्री ऑफ कॉस्ट लेकर आता है आपके लिए। कैन यू बिलीव इट? चलिए, तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं स्टूडेंट्स, सीधे काम की बात पर आते हैं। आई फेल्ट अ नीड कि इस चीज़ को थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ स्टूडेंट्स, ताकि अगर इन केस लास्ट लेक्चर में कोई कन्फ्यूजन रह गई हो ये रैशनल और इरैशनल नंबर्स के पीरियोडिक फंक्शंस में क्या कहानी होती है, तो उसको मैं थोड़ा सा और डिटेल में आज के लेक्चर में बताता हूँ, फिर हम आगे की कहानी रिज्यूम करेंगे। तो स्टूडेंट्स बड़े ध्यान से सुनिएगा इस बात को। पहले हम थोड़ा सा LCM के कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। LCM मतलब एक सिंपल सी बात होती है सर, LCM मतलब नंबर्स के मल्टीपल। जैसे अगर मैं स्टैंडर्ड सी बात करूँ, एक नंबर है 4 लेट्स से, और एक नंबर है लेट्स से 5। अब 4 और 5 के अगर मैं मल्टीपल्स को स्टडी करूँ तो 4 के मल्टीपल्स क्या होंगे सर, जैसे 8, 12, 16, 20 ऐसे चलते चले जाएंगे। सिमिलरली अगर मैं 5 के मल्टीपल्स को स्टडी करूँ तो वो क्या होंगे स्टूडेंट्स, वो होगा 10, 15, 20 और ऐसे चलते चले जाएंगे। और इन सारे मल्टीपल्स में जो सबसे छोटा कॉमन, मिनिमम पॉसिबल कॉमन मल्टीपल होगा वो हमारा LCM होता है। आई होप यू रियलाइज। और 4 और 5 के जब हम लीस्ट कॉमन मल्टीपल की तरफ जाएं, इनके जो कॉमन मल्टीपल्स में जो सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल है दैट्स 20। ये कंसेप्ट मैं क्यों बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, आई होप ये बात आपको पता है, मतलब LCM कैसे निकाला जाता है। बट इसके साथ एक छोटी सी चीज़ जो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ वो ये कि अगर दोनों नंबर्स इरैशनल है तो क्या LCM निकालना पॉसिबल है? बेशक कुछ केसेस में, कुछ चांसेस में, कुछ सिनेरियोज में LCM निकाला जा सकता है। जैसे मान लो मेरे पास एक नंबर है लेट्स से √2, है ना, और दूसरा नंबर है 3√2, तो मेरे ख्याल से LCM निकालना इज नॉट अ वेरी टफ टास्क, क्योंकि अब इन दोनों का रेशियो एक इंटीजर वैल्यू है। क्योंकि आप 3√2 को √2 से डिवाइड करेंगे या √2 को 3 से डिवाइड करेंगे तो आई गेट अ फ्रैक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आर इरैशनल नंबर स्टूडेंट्स। इरैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जो P/Q फॉर्म में एक्सप्रेस किए नहीं जा सकते। आई होप यू रियलाइज दैट। मतलब ये ऐसे नंबर्स होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग होते हैं। मतलब इन नंबर्स में ना तो कोई टर्मिनेशन होता है, डेसिमल के बाद ये कहीं खत्म नहीं हो रहे होते हैं, और सिमिलरली इनमें कोई पैटर्न नहीं दिख रहा होता है। अगर इनमें से कोई भी एक बात हो रही होती तो मैं उसे P/Q फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता और निकाल सकता था। बट प्रॉब्लम क्या आती है स्टूडेंट्स, इरैशनल नंबर के साथ ये कभी भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रेकरिंग नहीं हो सके, इनमें कुछ पैटर्न नहीं दिखता है ना। सो प्रॉब्लम ये है, जैसे √2 इज एन इरैशनल नंबर, 3√2 इज ऑल्सो एन इरैशनल नंबर। बट मेरा कहना है कि क्या इन दोनों का LCM निकाला सकता है सर? हाँ, मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि इरैशनल नंबर्स का LCM नहीं निकाल सकते, बट मैं कह रहा हूँ कि किसी भी कॉम्बिनेशन में शायद निकल जाए, ऐसा जरूरी नहीं है, बट कुछ केसेस में निकाला जा सकता है। जैसे ये वाला केस। अब आप सोचो √2 के मल्टीपल्स क्या होंगे, पहला मल्टीपल √2, फिर आ जाएगा 2√2, फिर आ जाएगा 3√2, और 3√2 का पहला ही मल्टीपल कौन है, 3√2। और अगर मैं इनमें कॉमन देखूँ तो 3√2 मुझे कॉमन वैल्यू दिख रही है। मतलब मैं आपसे क्या कहना चाह रहा हूँ कि √2 और 3√2 का LCM एग्जिस्ट करता है सर, 3√2। इस तरीके से हम चीज़ें सोच सकते हैं। मैं आपको आई होप ये बात जो समझाना चाह रहा हूँ वो क्लियर हो रही है। जैसे सर एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो पाई और 3 पाई, है ना। जैसे एक नंबर था लेट्स से 2 पाई और एक नंबर है 3 पाई, क्या इन दोनों का LCM एग्जिस्ट कर सकता है? हाँ सर, कर सकता है। जैसे 2 पाई के आप प्रोडक्ट्स देखें, मल्टीपल देखें तो 2 पाई के बाद आ जाएगा 4 पाई, फिर आएगा 6 पाई। 3 पाई में भी देखें तो 3 पाई के बाद आ जाएगा 6 पाई। और हाँ सर, मुझे 6 पाई कॉमन दिख रहा है।
कि आपको रियलाइज हो रहा है स्टूडेंट्स की हाँ इर्रेशनल नंबर्स के भी एलसीएम निकाले जा सकते हैं। लेकिन अगर कहानी कुछ ऐसी होती सर, कहानी में ट्विस्ट में कुछ ऐसा हो रहा होता कि मान लो सर एक नंबर रैशनल और एक इर्रेशनल है। अब रैशनल मतलब क्या, जैसे एक नंबर है लेट्स से पाई और एक तरफ है हमारे पास नंबर 2, अब इनका एलसीएम क्या होगा? तो आप इनका एलसीएम 2 पाई मत डिफाइन करेगा, सीधे सीधे इस बात को समझो स्टूडेंट्स कि पाई इज बेसिकली अ नंबर विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड इन अ पी बाई क्यू फॉर्म, सो इट इज अ नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग नंबर एंड दिस इज 2, और 2 और पाई का एलसीएम निकालना मैथमेटिकली इज नॉट पॉसिबल। अब हमेशा याद रखिएगा 2 इज क्लियरली अ रैशनल नंबर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा दिस इज अ रैशनल नंबर एंड पाई इज क्लियरली एन इर्रेशनल नंबर, ये एक इर्रेशनल नंबर है। और स्टूडेंट्स इस बात को हमेशा याद रखिए कि एक रैशनल और एक इर्रेशनल नंबर के एलसीएम डोंट एग्जिस्ट, मतलब इट इज़ नॉट पॉसिबल टू फिगर आउट द एलसीएम ऑफ अ रैशनल एंड एन इर्रेशनल नंबर। आई होप ये प्रॉपर्टी आपको याद रहेगी। अगर इसी बात के साथ में अब आपको ये छोटी सी बात समझाना चाहूँ तो हाँ सर, ऐसा ज़रूरी नहीं है स्टूडेंट्स की 2 इर्रेशनल नंबर का एलसीएम निकल ही जाएगा, बट हाँ कुछ केसेस में पॉसिबल हुआ तो निकल जाएगा। जैसे मेरे ख्याल से शायद मुश्किल होगा अगर वह पाई और √2 का एलसीएम निकालता है ना, वहाँ भी बातें नहीं बन पाएगी। शायद √2 का कोई मल्टीपल पाई के आसपास नहीं बैठेगा या पाई के किसी मल्टीपल के आसपास नहीं बैठेगा, पर अगर कुछ कुछ केसेस में निकल पा रहा होगा तो हाँ कुछ केसेस में 2 इर्रेशनल नंबर्स के हम या 2 से ज़्यादा भी ऑब्वियसली इर्रेशनल नंबर के एलसीएम निकल सकते हैं, बशर्ते उनमें कुछ एक रेशियो हो, उनमें कुछ एक प्रॉपर प्रोपोर्शन हो। जैसे हमने 2 पाई और 3 पाई में देखा 2:3, हमने √2 और 3√2 में देखा 1:3, 1:3, मतलब जो भी √2 और 3√2 में देखा 1:3। तो अगर ऐसा रेशियो मौजूद है ना, अगर एक रैशनल रेशियो मौजूद है तो मैं डेफिनेटली फिगर आउट कर पाऊंगा उनका एलसीएम, वरना प्रॉब्लम है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखें कि अगर आप पाई और 2 का रेशियो जब एलसीएम निकालना चाह रहे थे तो पाई और 2 का रेशियो क्या आएगा, पाई/2, और पाई इज क्लियरली एन इर्रेशनल नंबर, तो ये पाई और 2 एक रैशनल रेशियो नहीं है, और अगर एक रैशनल नंबर नहीं है तो मैं कहूँगा इसका एलसीएम मैं नहीं निकाल सकता। आई होप आपको ये बात डाइजेस्ट हो रही है। मतलब एक सिंपल सी बात कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैं 2 फंक्शंस के केसेस में कहता हूँ, जैसे एक फंक्शन है f(x) और एक फंक्शन है g(x), है ना। अब मैं कुछ सिनेरियो आपको समझाना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। अगर फंक्शन f(x) था और एक फंक्शन g(x) था, ध्यान से सुनिएगा, मैं इसको थोड़ा सा इस तरफ ड्रॉ कर देता हूँ ताकि वो टेबल आपको समझ आए। बहुत ध्यान से सुनते जाइएगा स्टूडेंट्स। हम बात करेंगे f(x) प्लस g(x) की पीरियोडिसिटी पर या इसके पीरियड पर, है ना। किन केसेस में स्टूडेंट्स, कब, जब f(x) का मुझे पीरियड दे दिया जाए और g(x) का एक पीरियड दे दिया जाए। अब कुछ मैं केसेस आपको एक्सप्लोर करवाना चाह रहा हूँ, इन केसेस को याद रखिएगा क्योंकि इन्हीं के बेसिस पर आप काफ़ी सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ हम समझने वाले हैं, है ना। मान लो पहले कोई कह देता है कि सर f(x) भी एक रैशनल नंबर है, f(x) भी एक रैशनल नंबर है और g(x) भी एक रैशनल नंबर है। मतलब रैशनल मतलब नंबर रैशनल नहीं है, इनके पीरियड की बात कर रहा हूँ। मतलब f(x) का जो पीरियड है स्टूडेंट्स वो भी एक रैशनल नंबर है और g(x) का पीरियड भी एक रैशनल नंबर है। तो बेशक सर बिना किसी हेजिटेशन के मैं निकाल के कह दूंगा कि f(x) प्लस g(x) का भी जो पीरियड होगा वो होगा एलसीएम ऑफ द पीरियड। जैसे अगर मैं f(x) के पीरियड को थोड़ी देर के लिए लेट्स से t1 से डिनोट करूं और g(x) के पीरियड को लेट्स से थोड़ी देर के लिए t2 से डिनोट करूं, है ना, तो हम कहेंगे f(x) प्लस g(x) का जो पीरियड होगा वो होगा एलसीएम ऑफ t1 एंड t2। आई होप ये आपको बात समझ आ रही है। अगर 3 होते तो t3 भी ले आते, लेकिन सर एक जगह प्रॉब्लम आ जाने वाली है, अगर ये नंबर इर्रेशनल होता, आई होप आपको रियलाइज हो रहा है, और ये रैशनल होता तो फिर इसमें इसका पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता, एक पीरियोडिक फंक्शन नहीं बन पाता क्योंकि रैशनल और इर्रेशनल का हम एलसीएम नहीं निकाल सकते। सिमिलरली इसका वाइसा वर्सा स्टूडेंट्स कि अगर ये रैशनल होता है, आई होप बताने की जरूरत नहीं है, और ये एक इर्रेशनल नंबर होता तो भी इसका पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता, तो फिर वापस हम कहते हैं कि एक पीरियोडिक फंक्शन बनेगा नहीं, हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि सर यहाँ पे इनका एलसीएम नहीं निकल पाएगा। एक इर्रेशनल और रैशनल नंबर का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता। बट मान लेते हैं सर दोनों इर्रेशनल होते हैं, अगर दोनों इर्रेशनल होते तो सर क्या पीरियड निकाला जा सकता था? नाउ दैट डिपेंड्स, है ना। अगर इन दोनों इर्रेशनल नंबर का एलसीएम फिगरेबल है, मतलब अगर उसे फिगर आउट किया जा सकता है तो निकाल भी सकते हैं, वरना अगर वो फिगर आउट नहीं किया जा सकता तो नहीं निकाल सकते। अगर मैं दोनों केस बताता हूँ, जैसे मान लो एक केस आ रहा है जहाँ पे आपका एलसीएम आ रहा है लेट्स से √2 और एक आ रहा है लेट्स से 3√2, तो ऑब्वियसली सर एलसीएम निकाल सकते हैं 3√2, तो यहाँ पर ऑब्वियसली एक पीरियोडिक होगा, इसका पीरियड निकाला जा सकता है एलसीएम ऑफ √2 एंड 3√2। बट मान लो कुछ ऐसा सिनेरियो आ गया कि एक है पाई और एक है लेट्स से ई, अब दोनों ही इर्रेशनल नंबर है और पाई और ई में मेरे ख्याल से निकाल पाना शायद मुश्किल है, तो मैं कहूँगा पाई और ई का एलसीएम नहीं फिगर आउट कर सकते सर, दोनों ही इर्रेशनल नंबर्स हैं और इनको कैंसिल आउट या फिगर आउट नहीं कर पाएंगे, इसलिए मैं कहूँगा कि इनका एलसीएम सर मेरे ख्याल से मुश्किल है, ये नहीं निकाल सकते, इसलिए ये पीरियोडिक नहीं बनेगा। तो इर्रेशनल के कॉम्बिनेशन में नीड टू बी अ लिटिल केयरफुल कि वो चीज़ें एग्जैक्टली कैसे बन के आ रही है। आई होप ये टेबल आपको समझ आ रही है और आपको अभी ये क्लैरिटी डेवलप हो रही है जो वो इस स्टेप के थ्रू कहना चाह रहा था। एंड द मोस्ट बेसिक थिंग स्टूडेंट्स, ये हम कल ही डिस्कस कर चुके हैं, अगर रैशनल नंबर्स हैं तो
उनका एलसीएम कैसे निकालते हैं, न्यूमरेटर्स का एलसीएम और डिनोमिनेटर्स का एचसीएफ इंडिविजुअली और उसका डिवीजन। विद दैट अब हम आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स कुछ और प्रॉपर्टीज़ की तरफ, कुछ और ज़रूरी चीज़ों की तरफ। बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ये कुछ स्टैंडर्ड से फंक्शंस हैं स्टूडेंट्स, और उनके मैं आपको पीरियड्स के बारे में बताने वाला हूँ कि उनके पीरियड्स कैसे वैरी करेंगे या चेंज होंगे या कैसे वो फिगर आउट करेंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी बात है। हमने डिस्कस किया स्टूडेंट्स कि हमने सारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़े हैं, कैसे sin x cos x, tan x cot x और cosec x और sec x, ये सारे के सारे फंक्शंस हमारे पीरियोडिक फंक्शंस हैं। आई होप ये आपको तब भी बोला गया था जब हम इनके ग्राफ्स को स्टडी कर रहे थे, याद करिए। वो एक सेम लूप को रिपीट करते हैं, एक सेम पैटर्न को रिपीट करते हैं। इटरेशन होता है, उसी चीज़ का रेकरेंस होता है, वही चीज़ बार बार ऑकर होती है। और अगर ऐसा हो रहा था इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के साथ, तो इनकी पावर्स में भी आप रिपीटेशन देखेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी मैं बात कहने वाला हूँ। अगर एक जेनरिक सा आइडिया मैं देना चाहूँ स्टूडेंट्स, तो पहले तो एक सिंपल सी बात बता देना चाह रहा हूँ। जैसे अगर आप sin x और cos x को देखें, एक स्टैंडर्ड सी डेफिनेशन बताना चाह रहा हूँ कि sin x अगर cos x को देखें तो इनका पीरियड हमने पढ़ा है स्टूडेंट्स क्या होता है, 2π। लेकिन अगर आप 10x को देखें, अगर आप 10x को देखें स्टूडेंट्स, तो 10x का पीरियड हमने पढ़ा है पाई। याद आ रहा है ना स्टूडेंट्स? अगर मैं एक स्टैंडर्ड प्रिंसिपल वैल्यू की बात करूं तो sin x जैसे 0 से 2π में सेम बिहेव करता है। ये जाता है हमारा cos x, आई होप आपको दिख रहा होगा। मैं कोई सा भी एक प्रिंसिपल वैल्यू ले सकता हूँ, डज नॉट मैटर। तो cos x की भी वैल्यू आप ले सकती हैं। और 10x को अगर आपने देखा होगा तो -π/2 से π/2 तक तो एक पाई वैल्यू आती है। तो पाई और 2π इनके होते हैं पीरियड, मतलब इस दौरान ये वापस अपने आप को वापस से रिपीट करना शुरू कर देते हैं इस डोमेन में। मतलब इतनी वैल्यू के बाद वापस यही वैल्यू सेम रिपीट होती हैं। मेरा कंसर्न क्या है आपसे स्टूडेंट्स, आपको कुछ चीज़ें समझाना कि इस बात को ऐसे समझो जैसे ही आप साइन की पावर n, कॉस की पावर n, कॉसेक की पावर n या सेक की पावर n करते हैं। 10 और कॉट की मैं बात नहीं कर रहा स्टूडेंट्स। अब डिपेंड करता है ये जो आपने फंक्शंस लिए, कौन कौन से फंक्शन स्टूडेंट्स, sin x है ना, cos x, साइन का रेसिप्रोकल होता है हमारा cosec x और cos का रेसिप्रोकल होता है आपका sec x। अगर इनको किसी पावर n तक रेस किया जाए, अगर इन्हें किसी पावर n तक रेस किया जाए तो दो सिनेरियो बनते हैं स्टूडेंट्स। आप खुद सोच के देखो ये दो सिनेरियो कैसे बनेंगे। एक सिनेरियो तो होगा जब n है स्टूडेंट्स इवन नंबर, अगर n है एक इवन नंबर, और एक सिनेरियो वो बनेगा स्टूडेंट्स जब n है कोई ऑड नंबर। आप सोचो स्टूडेंट्स, हमने तो दो बातें सीखी है सर। हमने क्या दो बातें सीखी हैं सर? ये होता है पॉजिटिव नेगेटिव सारी वैल्यूज ऑक्यूपाई कर रहे होते हैं, -1 से +1 तक। ये हमेशा -1 से छोटा है, +1 से बड़ा, ये भी -1 से छोटा है, +1 से बड़ा, और ये -1 से 1 के बीच रोम कर रहे होते हैं। मेरा आपसे ये कहना है स्टूडेंट्स कि आप समझो इस बात को, अगर n इवन हुआ, किन्हीं नंबर्स की पावर अगर पॉजिटिव रही, तो कहना है इससे सर इनकी जो नेगेटिव वैल्यूज है वो भी पॉजिटिव हो जाएंगी। मतलब बस एक छोटा सा नोशन दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, ऐसे समझो। जो ग्राफ कुछ ऐसा सा बन रहा होगा, मान लो थोड़ी देर के लिए, अब वो ग्राफ कैसा बनने लग जाएगा, वो ग्राफ ऐसा बनने लग जाएगा। मतलब वो ग्राफ अब एक्स एक्सिस के नीचे नहीं जाएगा ना, वो एक्स एक्सिस के नीचे क्यों जाएगा सर? अगर पावर इवन है, अगर सर पावर इवन है और पावर जैसे ही इवन हुई तो वो ग्राफ कैसा हो जाएगा? वो हमेशा पॉजिटिव हो जाएगा। आई होप यू रियलाइज दैट। नेगेटिव वैल्यूज की भी या पॉजिटिव वैल्यूज की जब पावर इवन होती है तो हमेशा पॉजिटिव होती है। तो जो ग्राफ एक्सिस के नीचे चल रहा था वो ग्राफ अब एक्स एक्सिस के ऊपर चलेगा। वेल अगर ये बारीकियां नहीं भी समझ आ रही है ना तो घबराना मत। यही की यही सारी चीज़ें मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स, इसी चैप्टर के बाद जब टाइप्स ऑफ फंक्शंस खत्म होगा स्टूडेंट्स, तो हम शुरू करेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। हम वहाँ पर इन बातों को और डिटेल में समझेंगे और अच्छे से समझेंगे कि चीज़ें कैसे हो रही हैं। बट एक छोटा सा मैं आइडिया देना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स। जैसे मान लो sin x का ग्राफ कैसे चलता है सर? हमने एक बेसिक सी बात पढ़ी है कि sin x का ग्राफ रिवॉल्व होता है। sin x का ग्राफ कुछ ऐसा चल रहा होता है, मान लो कुछ ऐसा सा चल रहा होता है और ये कुछ घूम रहा होता है। लेकिन सर मान लो अगर मैं इसका स्क्वायर कर देता हूँ तो स्क्वायर करने पे क्या होगा सर? ये जो नेगेटिव वाला पार्ट है ये भी पॉजिटिव हो जाएगा। मतलब अब जो इसका ग्राफ बनेगा, मतलब जो एक्सिस के नीचे जा रहा था वो भी ऊपर ही आएगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसा सा चल रहा होगा सर, मतलब नॉट एग्जैक्टली बट कर्वेचर कुछ ऐसा सा होगा और वो हमेशा एक्स एक्सिस के ऊपर होगा। यानी जो इटरेशन अभी जो इटरेशन चल रहा था स्टूडेंट्स, हमें याद करो साइन के ग्राफ में क्या हो रही थी, चीज़ें कुछ ऐसी सी हो रही थी और फिर अपने आप को रिपीट कर रहा था। अब वो लूप हमें पाई पे ही दिख रहा है। मतलब साइनस के लिए जो मुझे चीज़ें 0 से 2π के बाद रिपीट हो रही थी, अब वापस से रिपीट हो रहा था। लेकिन अगर मैंने साइन स्क्वायर एक्स किया, sin टू द पावर 4x किया, कुछ ऐसा किया, तो वो काम वही सेम रिपीटेशन अब आपको 0 से पाई में ही दिखने लगेगा। मतलब 0 से पाई, फिर पाई से 2π भी वही यही चीज़ है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, बड़ी आसान सी बात, कि अगर ये जो फंक्शन है आपके sin x, cos x, cos x और sec x, जब इनके आप देखते थे पीरियड, तो वो पीरियड क्या होते थे स्टूडेंट्स? वो होते थे 2π। लेकिन अगर इनकी पावर अगर कोई n, मतलब कोई इवन पावर तक इन्हें रेस किया जाए, तो वो जो नेगेटिव पार्ट है वो भी पॉजिटिव हो जाएगा और वो भी एक्स एक्सिस के ऊपर आ जाएगा। मतलब वही सेम चीज़ें अब डबल से रिपीट होंगी। यानी मैं कहना चाह रहा हूँ जो इसका पीरियड हुआ करता था इनका इंडिविजुअली 2π, वो पावर n एक इवन पावर रेस करने पर अब इनका जो पीरियड होगा स्टूडेंट्स, वो नया पीरियड क्या होगा स्टूडेंट्स? वो होगा पाई। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? आई होप बहुत बेसिक से स्टैंडर्ड सी बात मैं कह रहा हूँ। बट सर एक बात समझो, अगर आपने इसकी ऑड ही पावर रखी होती, अगर पावर आपने ऑड रखी होती स्टूडेंट्स, तो पावर ऑड में आपको प्रॉब्लम समझ आ रही है? सर पावर ऑड में क्या होता?
पावर ऑड में अब सोच के देखो आप साइन क्यूब एक्स मतलब साइन एक्स की पावर 3, तो सर पावर ऑड में क्या होता है, पावर ऑड में तो अगर वो ऊपर है तो नेगेटिव पार्ट नेगेटिव ही रहता है ना, मतलब पावर ऑड में क्या फर्क पड़ना है, ऑड पावर से तो कोई दिक्कत आनी नहीं है सर, ऑड पावर से तो चीज़ें वही रहने वाली थी। तो सर अगर कोई चीज़ 0 से 2 पाई तक ही चल रही है तो ये नेगेटिव पार्ट नेगेटिव ही रहेगा ना, क्योंकि क्यूब भी लगा है तो नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव ही रहता है, पॉजिटिव का क्यूब पॉजिटिव रहता है। तो उस केस में इसका फिर पीरियड 0 से 2 पाई ही चल रहा है, फिर वो 0 से 2 पाई में ही अपने आप को रिपीट करेगा। मतलब इस केस में आप कहेंगे कि अगर एक एन ऑड वैल्यू रहता है, मतलब इनकी पावर जो है वो ऑड है, तो आप याद रखिएगा स्टूडेंट्स इसके पीरियड में कोई चेंज नहीं आएगा और इसका पीरियड 2 पाई ही रहेगा। क्या आपको ये बात याद रहेगी स्टूडेंट्स? बहुत ध्यान से बहुत अच्छे से इस बात को याद रखना, बहुत ज़रूरी सी ये बात है। बट इसी के साथ एक छोटी सी बात और, एक इंपॉर्टेंट सी बात कि सर tan x और cot x का एनीवे जो पीरियड था वो पाई था। डू यू रिमेंबर दैट? हमने डिस्कस किया स्टूडेंट्स कि tan x और cot x की अगर हम बात करें सर, है ना, tan x और cot x दोनों ही स्टैंडर्ड से फंक्शन है और इनका पीरियड पाई ही था, -π/2 से π/2, और cot के लिए 0 से पाई वाला वही डोमेन वही चीज़ें रिपीट हो रही थी। तो अगर इन्हें किसी पावर n तक रेस किया जाए, चाहे n इवन हो या ऑड, इट डज नॉट मैटर, इनका जो पीरियड होगा सर, इनका जो पीरियड होगा वो अभी भी पाई ही रहेगा इररिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ n, चाहे वो इवन हो या ऑड। मतलब ऑब्वियसली आप कोई भी n की वैल्यू रैंडम नहीं ले लोगे कि एक रैशनल वैल्यू ले ली, एक 3/2 वैल्यू ले ली, ऐसी कुछ, आपको इंटीजर वैल्यू ही लेनी है। मतलब आप हमेशा कहेंगे जो n है सर वो सारे नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है। अगर बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग तो समझ आ रही है, जो हम पावर लेंगे वो कोई नेचुरल नंबर ही होगी, है ना। यहाँ भी जो ये n की वैल्यूज है, जो पावर है वो एक नेचुरल नंबर ही होगी, मतलब जो n आप ले रहे हो दैट इज़ नथिंग बट अ नेचुरल नंबर। आई होप ये कहानी आपको यहाँ तक समझ आई। इसी के ज़रिए, इसी के थ्रू मैं एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको समझाने वाला हूँ। सर ये मॉड का क्या लफड़ा है? सर ये मॉड वाली बात तो समझ नहीं आ रही। मॉड बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात है अगर आप ध्यान से देख पाएं। अब उसने क्या किया, पावर n रेस करने से पहले इनके मॉड ले लिए। किनके मॉड ले लिए? उसने सारे ही फंक्शन के मॉड ले लिए, मतलब साइन कॉस टेन कॉट किसी के भी आप मॉड ले लो। अब जैसे आप इनके मॉड ले रहे हो स्टूडेंट्स, किनके मॉड ले रहे हो आप? मान लेते हैं सर साइन का मॉड लेते हो, मैं पावर पे बाद में जाऊँगा, मैं पावर के पहले इनके मॉड पे बात करता हूँ। साइन एक्स कॉस एक्स है ना, tan x और cot x है ना। क्या आपको रियलाइज हो रहा है स्टूडेंट्स कि किसी भी ग्राफ पे मॉड लगाने से क्या होता है? आप सोच के देखो, बेसिक कॉमन सेंस अप्लाई करो। हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स इस बारे में डिटेल में बात करेंगे, बट एक छोटी सी एक स्टैंडर्ड सी अंडरस्टैंडिंग आपको देना चाह रहा हूँ कि अगर किसी भी ग्राफ पर किसी भी फंक्शन पर मॉड लगा दें तो वो फंक्शन जब जब नेगेटिव हो रहा है, अब वो नेगेटिव हो गई नहीं ना, अब तो वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि उस फंक्शन पे ही आपने क्या लगा दिया, मॉड। मतलब सोच के देखो स्टूडेंट्स, जो इनके ग्राफ बना करते थे, मतलब जैसे साइन एक्स का ग्राफ बना करता था, साइन एक्स का ग्राफ कैसे बना करता था सर साइन एक्स का ग्राफ जितना हमें याद है वो कुछ ऐसा सा होता था, वैसे घूम रहा होता था, तो ऊपर जाता था फिर नीचे जाता था फिर ऊपर जाता था। लेकिन जैसे इस पे मॉड लगाया तो मॉड लगाते ही वो नेगेटिव हो गई नहीं ना, क्योंकि अब साइन मॉड ऑफ साइन एक्स क्या होगा सर? मॉड ऑफ साइन एक्स वापस पॉजिटिव होगा, मतलब जो एग्जैक्ट ये नेगेटिव वैल्यूज हैं एग्जैक्ट ऊपर आ जाएंगी, मतलब ये एज इट इज रेप्लिकेट होंगी और न्यूमरेट मतलब एक्स एक्सिस के ऊपर ही आ जाएंगे। मतलब मॉड साइन एक्स का अगर मैं ग्राफ देखूँ तो ये तो ऐसा कैसा बनेगा, लेकिन ये पार्ट का एग्जैक्ट मिरर इमेज एक्स एक्सिस से बन जाएगा, फिर ये बनता चला जाएगा। डू यू रियलाइज मेरा पॉइंट जो मैं कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स आपसे? मतलब अगर आप मॉड ऑफ साइन एक्स का ग्राफ बनाते हैं तो आप कुछ मत करो, जो भी एक्स एक्सिस के नीचे वाला हिस्सा है उसे एक्स एक्सिस रिस्पेक्ट में मिरर कर दो, उसे एज इट इज एक्स एक्सिस के ऊपर कर दो, क्योंकि ये नेगेटिव वैल्यूज अब बचेगी नहीं ना, क्योंकि आपने साइन एक्स का मॉड ले लिया है। तो मॉड लेती वो पॉजिटिव हो जाएगी, तो एज इट इज वैल्यूज पॉजिटिव बन जाने वाली हैं। पॉइंट पड़ा आसान से स्टूडेंट्स। अगेन साइन एक्स के लिए जो चीज़ें 0 से 2 पाई तक चल रही थी, मॉड ऑफ साइन एक्स के लिए वापस वो क्या हो जाने वाली है, 0 से पाई। मतलब आपको मैं कहना चाह रहा हूँ बड़ी सिंपल सी बात कि जैसे ही आप साइन एक्स कॉस एक्स tan x और cot x, अभी पावर तो मैंने लगाई ही नहीं है, अगर आप इन पे जैसे ही मॉड लगा देंगे तो इनके पीरियड क्या हो जाने वाले हैं स्टूडेंट्स? इनका जो पीरियड होगा वो होगा वापस कितना, वापस वो हो जाएगा कितना स्टूडेंट्स, वो हो जाएगा पाई फॉर ऑल दी वैल्यूज़। मतलब अभी तो पावर लगाई ही नहीं है, अब इन पे पावर लगानी या नहीं लगानी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और पावर ऑड है या इवन उससे भी फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब इनको किसी भी पावर पे रेस कर दो, किसी भी पावर पे रेस कर दो, इवन या ऑड, बट ऑब्वियसली बस वो पावर नेचुरल नंबर होनी चाहिए। उस केस में भी पीरियड पाई ही रहेगा स्टूडेंट्स फॉर ऑल दी नेचुरल नंबर्स। आप सोचो ना, आपने मॉड लगा के अब उसको एनीवे पॉजिटिव बना लिया, अब आप इनका कुछ भी पावर तक रेस करें, इनके पीरियड पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, वो उसी तरीके से अपने आप को रिपीट करेंगे, उसी तरीके से ये चीज़ें चलाएंगे। मतलब मेरा सिंपल सा कंक्लूजन आपको ये है कि चीज़ें ऐसी ही चलती रहेंगी, यानी पावर अब n से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मॉड लगा के आपने ऑलरेडी पॉजिटिव बना दिया। मतलब सर मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी, यहाँ पे मेरी n हेल्प नहीं कर पा रहा था ये डिसाइड करने में कि पॉजिटिव वैल्यू होगी नेगेटिव, तो n इवन होता था तो पॉजिटिव तो पाई, ऑड होता था तो 2 पाई, लेकिन जैसे ही आपने इन पे लगा दिया है मॉड तो वो एनीवे मॉड लगाने से पॉजिटिव बन गया, तो यहीं उसका क्या बन गया, पीरियड पाई। अब पावर कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो पाई हो जाने के बाद उसमें पावर कुछ भी आप अगर लगा रहे हैं, अपेंड कर रहे हैं, तो भी उसका पीरियड पाई ही बना हुआ है।
आई होप यहाँ तक आपको चीज़ें समझ आई और ये बहुत अच्छे से क्लियर हो रहा है। विद दैट अब अगर मैं एक और चीज़ आपको समझाने की कोशिश करूँ तो क्या आपको ये स्टैंडर्ड सी बात पता है स्टूडेंट्स, ये दो चीज़ें हमने डिस्कस कर रखी हैं कि सर फ्रैक्शन पार्ट जो हमारा फंक्शन होता है उसका पीरियड 1 होता है, सेम चीज़ें स्ट्रिक्स रिपीट हो रही होती हैं। याद करिए स्टूडेंट्स, हमने कुछ ऐसा सा सीखा था, बेसिक सी बात हमने जो ड्रॉ करके देखी थी कि इसके ग्राफ कुछ ऐसा बन रहा होता है विद दीज डॉट्स और ये सेम चीज़ रिपीट होती है, तो ये हमारा फ्रैक्शन पार्ट ऑफ फंक्शन का ग्राफ है। इन ग्राफ्स को याद रखिएगा स्टूडेंट्स, आपकी बहुत हेल्प करेंगे। आपको याद है स्टूडेंट्स, हमने कांस्टेंट फंक्शन की भी बात की थी, हमने क्या कहा था, ये पीरियोडिक फंक्शन है बट इसका कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं है, क्योंकि पीरियड इसका डिफाइन नहीं कर सकते ना, ये हमेशा किसी भी वैल्यू के बाद रिपीट हो जा रहा है, क्योंकि हमेशा कांस्टेंट है, हमेशा सेम है, तो इसका कोई बेसिक फंडामेंटल पीरियड नहीं है। क्योंकि पीरियड की डेफिनेशन क्या होती है, वो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जिसको ऐड करने पर फंक्शन अपनी वैल्यू रिपीट करता है, मतलब x में क्या ऐड करें ताकि वापस f ऑफ x मिल जाए। मतलब पीरियोडिक फंक्शन की बेसिक डेफिनेशन क्या पढ़ रखी है हमने स्टूडेंट, हमने पीरियोडिक फंक्शन में के बारे में पढ़ रखा है ना कि f ऑफ x शुड बी इक्वल टू f ऑफ x प्लस टी। अब हम t को कैसे डिफाइन करते हैं कि सर t वो लीस्ट पॉसिबल वैल्यू जिसके लिए बात ट्रू हो, और कांस्टेंट फंक्शन में तो t कुछ भी हो सकता है, मतलब आप कोई वैल्यू बोलो वो होगा, तो छोटे से छोटा नंबर ढूंढ पाना पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि नंबर से छोटा हमेशा कोई ना कोई छोटा नंबर होता है, नंबर्स इनफाइनाइट होते हैं, है ना। तो पॉइंट बड़ा आसान सा है कि यहाँ पर इसका पीरियड कोई फंडामेंटल पीरियड डिफाइन नहीं है, कुछ भी वैल्यू ऐड करो आप आ जाएगी, तो कोई भी इसका पीरियड हो सकता है ना। बट जेनरिक अगर जो डेफिनेशन फॉलो की जाए तो इसका कोई पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये कुछ फंक्शंस हैं स्टूडेंट्स, उनके कुछ वेरिएशंस हैं और इनके कुछ स्टैंडर्ड से पीरियड्स हैं जिनको हमने डिस्कस किया। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें समझ आई। थोड़ा और आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, कुछ और चीज़ें समझेंगे, थोड़ी और क्लैरिटी डेवलप करेंगे, ध्यान से देखते जाइए। आई होप यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूजन, कोई डाउट, कोई क्वेरी नहीं है। चलिए इसके बाद अब सीधे सीधे आते हैं हम क्वेश्चंस पर, ताकि हम और अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर पाएँ कि जो मैं कहना चाह रहा हूँ इतनी देर से वो क्या है। अगेन हमारी प्रोसेस बड़ी सिंपल सी है, आसान सी है। कोई भी क्वेश्चन करने से पहले मैं हमेशा चाहूँगा कि आप उसे एक बार खुद से ट्राई करें, फिर हम उसे साथ में डिस्कस करेंगे। तो जल्दी से दोनों क्वेश्चन समझिए और एक बार ट्राई करिए स्टूडेंट्स। क्या आपने वीडियो पॉज करके दोनों क्वेश्चंस खुद से ट्राई किए स्टूडेंट्स? एक बार जल्दी से समझेंगे। पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 ट्राई करेंगे। क्या कह रहा है वो ध्यान से सुनिए। वो कह रहा है f ऑफ x इज इक्वल टू cos 4x प्लस साइन पाई एक्स। सर चीज़ें हम निकालने की कोशिश करते हैं, हम अब बेसिक से हमारे रूल अप्लाई करेंगे। सर सबसे पहले तो cos 4x का अगर मैं पीरियड फिगर आउट करना चाहूँ तो सर मुझे पता है हमारे पास क्वेश्चन क्या दिया है स्टूडेंट्स, हमारे पास, आई होप आपको आंसर क्लिक हो गया होगा, बट मैं फिर भी आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवाना चाह रहा हूँ, आपको वो कंसेप्ट रिकॉल करवाना चाह रहा हूँ जो हमने पढ़े। तो एक तरफ है cos 4x स्टूडेंट्स और एक तरफ क्या लिखा हुआ है sin pi x। बड़ा ही शानदार सा ये फंक्शन है और काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप करेंगे अगर आप इस चीज़ को सोच पाते हैं तो। अब ध्यान से सोच के बताओ स्टूडेंट्स, क्या इस फंक्शन का पीरियड निकाला सकता है? तो अगर cos 4x की बात करूँ मैं, अगर फंक्शन देख रहा हूँ cos 4x है ना, तो cos 4x को अगर आप देखना चाहें स्टूडेंट्स तो cos 4x के बारे में आप क्या कह सकते हैं सर? सर cos 4x का हमें पीरियड नहीं पता, लेकिन मुझे cos x का पीरियड पता है सर। सर जहाँ तक मुझे याद है मैंने जो पढ़ रखा है cos x का जो पीरियड होता है सर 2 पाई होता है। अब आपको याद आ रहा है स्टूडेंट्स एक प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी, वो प्रॉपर्टी क्या थी याद करो। वो प्रॉपर्टी ये थी कि अगर f ऑफ x का पीरियड होता है t, याद करो स्टूडेंट्स, तो f ऑफ ax प्लस b का पीरियड क्या होता है स्टूडेंट्स? वो होता है t अपॉन मॉड ऑफ a। आई होप प्रॉपर्टी याद होगी आपको। सिमिलरली अगर मैं देख रहा हूँ कि cos x का पीरियड होता है 2 पाई, तो cos 4x मतलब x में अगर 4 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका पीरियड कितना होगा स्टूडेंट्स? इसका पीरियड होगा 2 पाई बाय मॉड ऑफ 4, यानी आप क्या लिखेंगे इसे 2 पाई बाय 4। आई होप आपको ये बात बताने की जरूरत नहीं है, यानी मैं क्या लिखूंगा 2 पाई बाय 4, यानी 2 पाई बाय 4 को अगर मैं थोड़ा और सिंप्लीफाई करूँ तो cos 4x का पीरियड हम क्या लिख देंगे 2 पाई बाय 4 यानी पाई बाय 2। तो सर एक चीज़ तो निकल के आ रही है cos 4x का जो पीरियड है दैट्स पाई बाय 2। सर क्या sin पाई x का भी पीरियड निकाला सकता है? बिल्कुल निकाल सकते हैं स्टूडेंट। sin पाई x के बारे में हम क्या कहेंगे? तो सर एक और फंक्शन है हमारे पास, क्या sin पाई x। सर sin पाई x का पीरियड कैसे निकालेंगे? सर सोच लेते हैं। सर एक सीधी सीधी बात बताइए, ये पाई x के कारण चीज़ें कंफ्यूजिंग लग रही हैं, पर एक काम करते हैं, हम तो हमारी थॉट प्रोसेस अप्लाई करते हैं कि सर हमने जो सीखा है वो क्या सीखा है कि सर sin x का पीरियड क्या होता है। सर sin x का पीरियड भी 2 पाई होता है, तो यहाँ पे sin x का पीरियड मुझे दिखेगा 2 पाई। अब सर sin x का पीरियड अगर 2 पाई है तो sin पाई x का पीरियड क्या होगा? अगेन सेम लॉजिक स्टूडेंट्स, अगर f ऑफ x का पीरियड t है तो f ऑफ ax प्लस t का पीरियड होगा, f ऑफ ax प्लस b का पीरियड होगा t अपॉन मॉड ऑफ a, यानी वही सेम थ्योरी। sin पाई x, sin x का पीरियड था 2 पाई और यहाँ पर x को हमने किससे मल्टीप्लाई किया स्टूडेंट्स? x को मल्टीप्लाई किया पाई से, और जैसे ही x को पाई से मल्टीप्लाई किया तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? इस sin x का मल्टीपल पीरियड था 2 पाई और बस एक छोटा सा काम, जो x का यहाँ पे कोफिशिएंट है दैट्स पाई, उसके मॉड से हम इसे डिवाइड कर देंगे। अभी ये मॉड लिखने की आदत आप अवॉइड कर सकते हो, बस आप ये इंश्योर कर लो कि यहाँ पे आप पॉजिटिव वैल्यू लिख रहे हो, राइट। तो आप बेसिकली क्या लिखना चाह रहे हो सर? आप लिखना चाह रहे हो 2 पाई अपॉन पाई। आई होप यू आर रियलाइजिंग कि इस पाई को मैं दूसरे पाई से कैंसिल कर सकता हूँ, तो ये और ये कैंसिल हो जा रहा है, तो इसका जो पीरियड आ रहा है वो आ रहा है 2।
मतलब सर अब मैं अपने क्वेश्चन पर आऊँ तो क्वेश्चन क्या था स्टूडेंट्स, याद करो आपका क्वेश्चन था एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कॉस ऑफ क्या सर, कॉस ऑफ 4x प्लस साइन ऑफ पाई एक्स। और अब अगर मैं पीरियड निकालता हूँ तो सर मुझे इस फंक्शन का पीरियड क्या मिल रहा है सर, सर इस फंक्शन का पीरियड हमें मिल रहा था पाई बाई 2 है ना, इस फंक्शन का पीरियड था पाई बाई 2 और इस फंक्शन का पीरियड कितना है स्टूडेंट्स, अभी जस्ट हमने देखा इस फंक्शन का पीरियड आ रहा है सर 2 है ना। आई होप आपको ये क्लियर समझ आ रहा है स्टूडेंट्स। तो ये दोनों हमारे दोनों अलग अलग फंक्शंस के पीरियड है। तो अगर एफ ऑफ एक्स का पीरियड निकालना है तो वो क्या होगा स्टूडेंट्स, एलसीएम ऑफ दीज टू फंक्शंस। क्या आपको देखकर समझ आ रहा है कि हम कहाँ अटकने वाले हैं, हम कहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करने वाले हैं। जस्ट अभी आज ही के लेक्चर की शुरुआत में हमने डिस्कस किया कि सर एलसीएम बड़ा ही ट्रिकी सा कंसेप्ट है। अगर रैशनल और रैशनल नंबर का एलसीएम निकालना है बहुत दिक्कत नहीं होगी, निकल जाएगा। इरैशनल और इरैशनल का निकालना है तो शायद पॉसिबल हुआ, अगर मल्टीपल रहे तो निकल जाएगा। लेकिन 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 एक चीज़ हमेशा इम्पॉसिबल है, ये एग्जिस्ट ही नहीं करता, इसे निकालना नहीं जा सकता। किस चीज़ को स्टूडेंट्स, अगर एक इरैशनल नंबर हो हमारे पास, ये जो नंबर दिख रहा है, होप यू आर रियलाइजिंग दिस इज क्लियरली व्हाट, पाई एक इरैशनल नंबर होता है तो पाई बाई 2 भी क्या होगा स्टूडेंट्स, ये भी एक इरैशनल नंबर होगा। लेकिन व्हाट अबाउट दिस 2 को लेके आप क्या कंक्लूड कर सकते हो सर, 2 क्लियरली एक रैशनल नंबर है। तो सर एक इरैशनल और रैशनल नंबर का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता। अब मोस्ट ऑफ अस माइट हैव डन दिस, वो कह रहे थे सर पाई बाई 2 और 2 है ना, एलसीएम निकालना है ना, तो एक काम करो सर पाई बाई 2 और 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो हो जाएगा 2 पाई बाई 2 और 2 से 2 कैंसिल। तो सम ऑफ अस माइट हैव थॉट कि सर इसका आंसर होना चाहिए पाई, और इस ओवरऑल क्वेश्चन का आप आंसर मार्क कर सकते हैं पाई, क्योंकि पाई बाई 2 2 कैल्सियम हो जाता है पाई। बट आप ऐसा नहीं करेंगे स्टूडेंट्स, ये प्रॉपर्टी याद रखिएगा। यही वो ट्रिकी पार्ट है जहाँ पर क्वेश्चंस बनेंगे। एक इरैशनल और रैशनल नंबर का एलसीएम नहीं निकाल सकते, और एलसीएम नहीं निकाल सकते, पाई बाई 2 2 का एलसीएम एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब इस फंक्शन का पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब इस पर्टिकुलर फंक्शन का पीरियड नहीं निकाल सकते। मतलब आप क्या कहेंगे स्टूडेंट्स, इस फंक्शन का पीरियड एग्जिस्ट नहीं करता है। आई होप ये बात आपको याद रहेगी। एक बेसिक सा थॉट था, एक बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग थी। बट सोच के देखो स्टूडेंट्स, अगर इसकी जगह कुछ ऐसा होता, मतलब कहानी कुछ ऐसी होती, बस एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, मतलब एक फंक्शन होता cos ऑफ 4x प्लस लेट्स से, बस एक सिनेरियो ले लेते हैं, साइन ऑफ लेट्स से 3x। तो मैं क्या कहता सर, सीधी सीधी बात है, cos 4x का पीरियड निकालना है तो सर cos x का पीरियड कितना होता है 2 पाई, तो cos 4x का पीरियड कितना हो जाएगा 2 पाई बाई 4। आई होप ये कहानी आपको समझ आ रही है। सर sin 3x का पीरियड हमको नहीं पता, बट sin x का पीरियड पता है। सर sin x का पीरियड कितना होता है, सर sin x का पीरियड होता है 2 पाई, तो x का कोफिशिएंट क्या है 3, तो 2 पाई को किससे डिवाइड कर देंगे 3 से। सर क्या यहाँ पे चीज़ें निकाली जा सकती है, निकाली जा सकती है, अगर आप ध्यान से सोचे तो चीज़ें वर्केबल है। वर्केबल क्यों है स्टूडेंट्स, क्योंकि अब ये फ्रैक्शन a बाई बी फॉर्म में। स्टूडेंट्स याद करो, जब a अपॉन बी और c अपॉन डी का एलसीएम निकालना है तो इस फंक्शन का एलसीएम कैसे निकालेंगे सर, इस फंक्शन का एलसीएम निकालने के लिए कुछ मत करिए सर, न्यूमरेटर का एलसीएम ले लीजिए, मतलब एलसीएम निकालिए आप न्यूमरेटर का, वो क्या है स्टूडेंट्स 2 पाई और 2 पाई का, और डिनोमिनेटर का एचसीएफ ले लीजिए, मतलब डिनोमिनेटर मतलब कौन स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में सर हमें जो दिख रहा है वो है 4 एंड 3, तो 4 एंड 3 का आप ले लीजिए सर एचसीएफ। तो हाँ सर यहाँ पे बात की जा सकती थी, निकाली जा सकती थी, क्योंकि 2 पाई और 2 पाई का जब आप एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स तो कितना आने वाला है 2 पाई। 2 पाई का भी कॉमन मल्टीपल सबसे छोटा 2 पाई है, इसका भी पहला ही कॉमन मल्टीपल जो है वो है 2 पाई, और 2 पाई और 2 पाई का जो कॉमन मल्टीपल आ रहा है, तो न्यूमरेटर का एलसीएम आ रहा है 2 पाई, और सर डिनोमिनेटर का आपको चाहिए था एचसीएफ, डिनोमिनेटर का मुझे क्या चाहिए था एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है 4 और 3 है ना, तो 4 का सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और 3 ये दोनों ही को प्राइम है, तो 4 और 3 का एचसीएफ होगा स्टूडेंट्स 1। क्या आपको नजर आ रहा है, आई होप आपको एचसीएफ का कंसेप्ट पता है। एचसीएफ मतलब क्या, जैसे मान लो एक नंबर है 24 और एक नंबर है 36 है ना, बेसिक सी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करवा रहा हूँ, जल्दी से देखिएगा स्टूडेंट्स। तो 24 को डिवाइड कर पाने वाले सारे नंबर्स आर कॉल्ड द फैक्टर्स ऑफ 24। जैसे हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, 1 डिवाइड कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 है ना, 4 के बाद आई थिंक 6 कर देगा, 8 कर देगा, 12 कर देगा और 24 कर देगा। ऐसे ये सारे नंबर्स आई थिंक हैं जो 24 को डिवाइड कर देंगे, 1 2 3 4 6 8 12 24, कोई और तो नहीं है ना, आई थिंक नहीं है। सो दीज ऑल नंबर्स आर कॉल्ड दी फैक्टर्स ऑफ 24। सिमिलरली अगर आपसे मैं 36 के फैक्टर्स की बात करूँ तो 36 को कौन डिवाइड कर सकता है सर, 1 कर सकता है, 2 कर सकता है, 3 कर सकता है, 4 करेगा, 6 कर देगा है ना, 8 आई थिंक नहीं कर पाएगा, बट 9 कर सकता है, 10 नहीं करेगा, 12 कर सकता है, 12 के बाद आई थिंक सीधे सीधे 18 करेगा, और फिर 36 को डिवाइड कर सकता है। मतलब ये जो सारे नंबर्स हैं ये सब क्या है, ये सब है 36 के फैक्टर्स, मतलब जो अभी मैंने सारे नंबर्स निकाले वो सब क्या थे सर, ये सारे नंबर्स है फैक्टर्स ऑफ 24 एंड 36। मतलब ये जो आपने निकाले दीज आर ऑल दी फैक्टर्स ऑफ 24 एंड 36। सर अगर मैं आपसे पूछूं कॉमन फैक्टर्स ऑफ 24 एंड 36, तो आप कॉमन फैक्टर्स क्या क्या कहेंगे सर। जो मुझे कॉमन फैक्टर दिख रहा है सर, एक तो 1 दिख रहा है, एक 2 दिख रहा है, एक 3 दिख रहा है, सर 4 भी दिख रहा है कॉमन फैक्टर, आई थिंक 6 भी एक कॉमन फैक्टर दिख रहा है,
इसके बाद अगर मैं आगे बढ़ूँ तो 8 तो नहीं है, लेकिन 12 एग्जिस्ट करता है। 12 के बाद कुछ नहीं है, उधर 24 है तो उधर 18 और 36 है। तो सर ये जो मैंने सारे नंबर्स निकाले, ये सारे कैसे फैक्टर्स थे सर? ये जो सारे फैक्टर्स थे, सारे कॉमन फैक्टर्स है। आई होप आपको समझ आ रहा है। अब एक छोटा सा सजेशन स्टूडेंट्स, इन सारे कॉमन फैक्टर्स में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर कौन है? मतलब मैं आपसे क्या निकलवाना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स? मैं आपसे निकलवाना चाह रहा हूँ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। डू यू रियलाइज दैट? मैं आपसे चाह रहा हूँ कि आप मुझे बता दें सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर। और इन सारे फैक्टर्स, इन सारे कॉमन फैक्टर्स में जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है, दैट्स क्लियरली 12। यानी 12 मैथमेटिकली वो नंबर है जो 24 और 36 को डिवाइड कर सकता है। क्या आपको बेसिक से डेफिनेशन समझ आ रही है स्टूडेंट्स? मतलब 24 एंड 36 साइमल्टेनियसली जो सबसे बड़ा पॉसिबल नंबर है जिससे डिवाइड हो सकते हैं, वो किससे हो सकते हैं? क्लास 12 से। तो क्या आपको 12 की अंडरस्टैंडिंग समझ आ रही है? यही हमारा HCF का बेसिक सा कंसेप्ट है। अगर ये कंसेप्ट समझ आ रहा है तो मैं वापस इस बात पे आता हूँ जहाँ पे आपको चाह रहे थे आप 403 का HCF निकालना। तो जब आप 403 का HCF निकालना चाह रहे थे तो सबसे बड़ा नंबर कौन होगा? क्लियरली सर 1 ही होगा। 1 से बड़ा नंबर नहीं होगा, है ना? दोनों एक दूसरे के लिए को प्राइम है। तो कहेंगे 2π/1, इन 2π/1 क्या होता है? 2π। तो अगर ये क्वेश्चन दिया जाता तो मैं कहता इस फंक्शन का जो पीरियड होगा वो होगा 2π। मतलब इस फंक्शन के पीरियड को हम क्या कहते हैं? वो होता है 2π। क्या आपको समझ आया कि सर यहाँ पे दोनों ही क्या थे? सर ये दोनों ही इर्रेशनल नंबर थे। आप ध्यान से देखिए, ये भी एक इर्रेशनल नंबर था और ये भी एक इर्रेशनल नंबर था। बट ऐसा तो नहीं हुआ ना कि इनका हम एलसीएम नहीं निकाल पाए। निकाल सकते हैं, इर्रेशनल का निकल सकता है अगर पॉसिबल है तो, क्योंकि इनका रेशो क्या था? 2π से 2π कैंसिल हो जाता, 1/4 1/3, तो ये हो जाता 3/4। तो इनका रेशो एक रैशनल नंबर था। बस अगर चीज़ें ऐसी निकल पा रही हैं तो हम हमेशा एग्जिस्ट करवा सकते हैं पीरियड को, वरना प्रॉब्लम होगी रैशनल और इर्रेशनल में। इवन कभी कभी इर्रेशनल और इर्रेशनल में भी अगर उन दोनों के बीच में रेशो में प्रॉब्लम आ रही है तो। चलिए, इसी क्वेश्चन को मैं एक और तरीके से समझाता हूँ स्टूडेंट्स। रादर मैं एक और वैरायटी समझाना चाह रहा हूँ कि देखो चीज़ें ऐसी हो सकती थी, है ना? जैसे मान लो इसकी जगह ऐसा कुछ दिया होता, क्वेश्चन में यही कुछ दे दिया होता, जैसे वहाँ लिखा था कॉस, तो बोल देता लेट्स से कॉस 3πx और लिख देता लेट्स से साइन ऑफ, लेट्स से साइन की जगह मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। लेट्स से मैं इसको लिख देता हूँ 10, है ना? इसकी जगह लिख देता हूँ वो 10 ऑफ लेट्स से 8π, है ना? 8πx। क्या आपको रियलाइज हो रहा है स्टूडेंट? सर अब इस केस में क्या करेंगे? इस केस में क्या करेंगे सोच के बताओ स्टूडेंट। सर इस केस में बड़ी सिंपल सी बात है सर। अगर इस केस में आपसे पीरियड पूछा जाता तो cos 3πx, सर हमको 3πx का नहीं पता, हमें तो cos x का पीरियड पता है। और हमें पता है सर कि cos x का पीरियड होता है 2π, है ना? तो क्या आप बता सकते हो cos 3πx का पीरियड क्या होगा? सर cos 3πx का पीरियड होगा 2π अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ x विच इज 3π। आई होप यू आर रियलाइजिंग दैट। सिमिलरली 10 8πx, अब ध्यान से सोचना स्टूडेंट्स, 10 में जब साइन कॉस सेक और कॉसेक में लेते हैं तो 2π होता है, लेकिन 10 और कॉट का पीरियड होता है पाई। तो 10 8πx का सर मुझे पीरियड नहीं पता, लेकिन अगर आप मुझसे पूछते 10x का पीरियड तो मैं वो कहता सर वो होता है पाई। अगर 10x का पीरियड पाई होता है स्टूडेंट्स तो 10 8πx का पीरियड क्या होगा? सर 10x के पीरियड होता है जो पाई, उसे x के कोफिशिएंट की पॉजिटिव वैल्यू मतलब 8π का पॉजिटिव क्या होगा? 8π से डिवाइड कर दीजिए, तो ये ओवरऑल आपका एक्सप्रेशन आता। सर कहानी अभी खत्म नहीं हो रही है सर, अब मुझे चाहिए इसका एलसीएम, है ना? सर पहले इसका एलसीएम निकालूं उससे पहले मैं चाह रहा हूँ इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर लूँ। तो इसी स्टेप को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ स्टूडेंट्स, थोड़ी सी क्लैरिटी के साथ ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसे लिखना चाहूँ तो क्या दिख रहा है? पाई से पाई कैंसिल हो रही है, पाई से पाई कैंसिल। तो इस तरफ क्या दिख रहा है सर? सर इस तरफ दिख रहा है 2/3, आई होप आपको दिख रहा होगा। और उस तरफ क्या दिख रहा है सर? उस तरफ दिख रहा है 1/8। तो 2/3 एंड 1/8 का हमें क्या चाहिए स्टूडेंट्स? हमें चाहिए एलसीएम। बहुत सिंपल सी कहानी है स्टूडेंट्स। अब 2/3 और 1/8 का एलसीएम निकालना, क्या आपको याद है स्टूडेंट्स? फ्रैक्शंस के एलसीएम निकालते वक्त आप न्यूमरेटर का एलसीएम लेते हैं, डिनोमिनेटर का एचसीएफ। तो मैं निकालने वाला हूँ सर एलसीएम ऑफ व्हाट? एलसीएम ऑफ 2,1 एंड डिनोमिनेटर का एचसीएफ यानी एचसीएफ ऑफ व्हाट? 3,8। तो हम निकालेंगे एलसीएम ऑफ 2,1 एंड एचसीएफ ऑफ 3,8। तो कैसे करेंगे स्टूडेंट्स? याद करो, 2 और 1 का एलसीएम, 2 के मल्टीपल्स कौन होंगे? 2 4 6 8, 1 के मल्टीपल 1 2 3 4। और सर जब भी 1 से किसी का एलसीएम निकालते हैं तो 2 वो नंबर ही आता है जिस नंबर से उसका एलसीएम साथ में निकाल रहे हो। तो 2 और 1 का एलसीएम आएगा 2। और अगेन 3 और 8 में कुछ कॉमन है क्या? सर 3 और 8 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो होगा वो होगा वापस से 1। तो एचसीएफ यहाँ पे आने वाला है 1। तो 2/1 कितना होता है? 2। यानी अगर इस फंक्शन का आपसे पीरियड पूछा जाता है स्टूडेंट्स, इस फंक्शन का अगर आपसे बोला जाता है कि इस फंक्शन का पीरियड क्या होगा, तो आप इस फंक्शन का भी पीरियड क्या कहेंगे स्टूडेंट्स? सर इस फंक्शन का पीरियड भी होगा 2। आई होप ये बहुत कॉम्प्लिकेट सा नहीं हो रहा है, बहुत डिफिकल्ट सा नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं कर रहा है, चीज़ें ईजिली समझ आ रही। देखो मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ और आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि चीज़ें कैसे बदलती है, चीज़ें कैसे देखी या सोची जाती हैं, है ना? इसी सिनेरियो में एक और सिनेरियो डेवलप करते हैं। जैसे एक और क्वेश्चन होता है, मान लो कुछ भी होता है ना, जैसे होता है लेट्स से कॉसेक होता कुछ भी, है ना? कॉसेक होता लेट्स से πx, कॉसेक होता πx। आई होप आपको समझ आ रहा है, एक स्टैंडर्ड सा फंक्शन ले लिया हमने। सिमिलरली कॉसेक πx के साथ साथ एक और चीज़ होती है लेट्स से स्टूडेंट्स, मान लो यहाँ पे लिख दिया होता है उसने लेट्स से कॉट
लेट्स से 2 है ना, ये cot 2 लिख दिया होता। सर इस फंक्शन का आप पीरियड कैसे निकालेंगे? तो सर cosec पाई x पे पहले बात कर लेते हैं। cosec पाई x का मुझे पीरियड नहीं पता सर, लेकिन cosec पाई x के पीरियड निकालने से पहले मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि मुझे पता है, जो पता है वो क्या पता है सर, कि अगर ये लिखा है cosec x, तो cosec x का पीरियड क्या होता है? वापस 2 पाई, याद आ रहा है स्टूडेंट्स? तो cosec पाई x का पीरियड क्या होगा सर? ये होगा 2 पाई अपॉन द कोफिशिएंट ऑफ x विच इज पाई, तो 2 पाई अपॉन पाई कितना हो जाएगा? 2। तो यहाँ पे जो निकल के आ रहा है स्टूडेंट्स वो cosec पाई x का पीरियड कितना आ रहा है? 2, है ना। लेकिन सर अगर cot 2 देखें तो क्या आपने देखा कि इसको निकालने से पहले अगर इसे मैं सोचता तो cot 2 एक कैसा फंक्शन है स्टूडेंट्स? याद करिए सर, cot 2 एक कांस्टेंट फंक्शन है, एक कांस्टेंट वैल्यू है। क्या आपको रियलाइज हो रहा है स्टूडेंट्स? आपको क्लिक हो रहा है? तो दिस इज नॉट अ फंक्शन, दिस इज अ कांस्टेंट फंक्शन। और ये तो कुछ ऐसा बन गया ना, अगर आप याद करो स्टूडेंट्स, तो एक ऐसा कुछ बन जा रहा है। अगर मैं एक फंक्शन कहता आपसे, अगर आपके सामने एक सिनेरियो रखता कि सर एक फंक्शन है f ऑफ x जिसकी वैल्यू है लेट्स से cosec, और फंक्शन क्या था स्टूडेंट्स? cosec पाई x। अगर एक फंक्शन है f ऑफ x cosec पाई x, एनीवे उस तरीके से भी निकालेंगे तो आ जाएगा। तो बेसिक थॉट दे रहा हूँ। तो सर a टाइम्स अगर f ऑफ x प्लस b करें, आप a टाइम्स f ऑफ x प्लस b करें तो उसका पीरियड भी वही रहता है जो f ऑफ x का पीरियड था। मतलब अगर इसका पीरियड t है तो इस फंक्शन का भी पीरियड स्टूडेंट्स क्या होगा? इस फंक्शन का भी पीरियड सर t ही रहेगा। यही बात तो मैं आपसे कह रहा हूँ। तो अगर यहाँ पे उसने आपसे सिर्फ लिखा है cot 2, तो एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो बस इसी फंक्शन का पीरियड होगा। या ऐसा नहीं सोचने में आ रहा है तो ऐसे सोचो स्टूडेंट्स कि अगर ये है cosec x जिसका पीरियड था 2 पाई, तो cosec पाई x का पीरियड होगा 2 पाई बाई पाई यानी 2। और cot 2 एक कांस्टेंट फंक्शन है ना, कांस्टेंट का कोई फंडामेंटल पीरियड नहीं है। और वहाँ तक जाने की जरूरत ही क्यों है स्टूडेंट्स? ये है कुछ f ऑफ a टाइम्स f ऑफ x प्लस b, तो वो अलग ही लिखा हुआ है। तो इसका ओवरऑल पीरियड क्या आने वाला है? 2, क्योंकि इसका तो कोई फंडामेंटल पीरियड ही नहीं है ना। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो ओवरऑल इस एक्सप्रेशन का जो पीरियड मैं कहता वो होता 2। क्या आपको ये बात रियलाइज हो रही है स्टूडेंट्स? बड़ी ही आसान सी, इंटरेस्टिंग सी और सिंपल सी बातें मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ। विद दैट, अगर यहाँ तक आपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप की, इस क्वेश्चन पे आपको क्लैरिटी आई और आपको समझ आया कि cos 4x प्लस sin पाई x कैसे सॉल्व किया जाता है, इसको कैसे सोचा जा सकता है, और इसके डिफरेंट सिनेरियोज मैंने आपको एक्सप्लोर करवाए कि हमने जो अलग अलग प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी स्टूडेंट्स पीरियड को लेके कि ऐसा हो तो कैसा होगा, अंडर रूट होता तो कैसा होता, पावर ले लेंगे तो क्या होगा, अगर उसका रेसिप्रोकल ले लेंगे तो क्या होगा, ये सारी बातें हमने एक्सप्लोर की। नेक्स्ट क्वेश्चन और समझेंगे स्टूडेंट, शानदार सा क्वेश्चन है और आप एक्चुअली अब ये फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स को भी एक्सप्लोर कर पाओगे। मतलब यहाँ पे इसने मेंशन नहीं किया, बट इट शुड हैव बीन मेंशन दैट फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स वेयर दिस डिनोट्स फ्रैक्शन पार्ट फंक्शन, है ना, ऐसा डिनोट होना चाहिए जनरली। बस दिस पार्ट वाज मिसिंग कि इस क्वेश्चन में ये पार्ट मेंशन होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन क्या बन जाता है आपके लिए? ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ये है sin 6 पाई फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। सर अब ये कैसे सोचेंगे? ये तो बहुत अजीब सी चीज़ आ रही है सर। सर क्वेश्चन बन जा रहा है साइन ऑफ 6 पाई फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। कैसे निकालेंगे सर इसे, कैसे सोचेंगे? दैट्स माय कंसर्न, दैट्स द बिगेस्ट प्रॉब्लम। एक बार सोचिए स्टूडेंट, जल्दी से इसे ट्राई करिए कि साइन पाई फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स कैसे सोचेंगे क्विकली। बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी है, कंपोजिट फंक्शंस पे हमने नॉलेज लिया है, या कुछ थोड़ी सी अगर दिमाग लगाएं तो कुछ चीज़ें सोच के निकाला जा सकता है क्या सर? थोड़ी कुछ चीज़ें सोचिए और जल्दी से मुझे बताइए स्टूडेंट्स कि इस क्वेश्चन को हम कैसे वर्कआउट करेंगे। क्विकली गिव इट अ ट्राई बाय योरसेल्फ फर्स्ट। आई होप वीडियो पॉज करके इसको आपने खुद से भी एक बार सॉल्व किया। अगर नहीं हो पाया तो अब हम इसे साथ में समझेंगे। हुआ तो भी बहुत खुशी की बात, नहीं हुआ तो भी बहुत खुशी की बात। एक छोटी सी बात समझाना चाह रहा हूँ सर, क्लास बहुत ध्यान से सुना। एक छोटा सा कंसेप्ट पहले मैं इंट्रोड्यूस करना चाह रहा हूँ जिसे डेफिनेटली हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ते वक्त एक्सप्लोर करेंगे, बट फिलहाल के लिए बस इसे याद रखने की कोशिश करिए कि अगर मैं ऐसे कुछ कहूँ आपसे, अगर मैं ऐसे कुछ कहूँ कि लेट्स से सर आपसे मैं बोलूँ साइन पाई माइनस थीटा, तो सर साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा ही होता है। अगर मैं थोड़ी देर के लिए बात आपको एज अ फैक्ट याद रखने के लिए कहूँ तो प्लीज़ याद रखिएगा, क्योंकि जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एज अ चैप्टर पढ़ेंगे तब हम इस बारे में डिटेल में बात करेंगे कि ऐसा क्यों होता है ना। हम क्वाड्रेंट्स में जाएंगे, हम फंक्शंस को देखेंगे, उनकी साइक्लिसिटी को देखेंगे। देखो मैं एक छोटा सा सेंस आपको देना चाहता हूँ कि इसको आप ऐसे सोच सकते हो। जैसे सोच के देखो स्टूडेंट्स, अगर आप ग्राफ देखो तो ग्राफ में चीज़ें रिपीट होती है ना, क्योंकि साइन एक्स एक पीरियोडिक फंक्शन है। तो जो चीज़ें यहाँ हो रही होंगी वही पाई माइनस थीटा पे भी तो हो रही होंगी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स की चीज़ें सेम होती हैं, चीज़ें रिपीट होती हैं। तो आप इस बात को याद रखिएगा स्टूडेंट्स की साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है। ये क्यों होता है, कैसे होता है, इस बारे में क्लैरिटी लेंगे हम। बस इतना याद रखो इसे एज अ फैक्ट अभी कि चूंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है तो कुछ इस तरह का पैटर्न इसमें दिखता है, पर कैसे होगा, कैसे फिगर आउट करेंगे सर, ये आपने ऐसा कैसे सोच लिया, इन सब के बारे में बात करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ते वक्त। तो चिंता मत करना, ये बहुत अच्छे से मैं समझाऊंगा। बट फिलहाल के लिए इसे बस इसे इतने पर ही होल्ड पे रख के आगे का लेक्चर इस पार्ट को, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करो।
वापस आते हैं क्लासेस वाले पार्ट पर, ध्यान से सुनिएगा। लिखा हुआ है साइन 6 पाई फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स। सर ये कैसा क्वेश्चन है? सर ये साइन भी एक पीरियोडिक फंक्शन है, फ्रैक्शन पार्ट भी एक पीरियोडिक फंक्शन है, बीच में 6 पाई भी लगा दिया है, कैसे सोचेंगे, कैसे निकालेंगे? सर ये पीरियोडिक फंक्शन भी होगा या नहीं ये भी पता कैसे करेंगे? थोड़ा दिमाग लगाते हैं स्टूडेंट। मेरा सजेशन है कि अगर ऐसा कुछ दिखे ना तो कोशिश क्या करो इसको वैसा कुछ सोचने की। कैसा कुछ सोचने की? याद है स्टूडेंट्स, हमने एक छोटी सी बात सीखी है कि सर दुनिया के सारे नंबर्स को उसके ग्रेटेस्ट इंटीजर और उसके फ्रैक्शन पार्ट के सम में लिखा जा सकता है। अगर मैं यही कंसेप्ट अप्लाई करूं, अगर यही थ्योरी अप्लाई करूं, याद है ना ये थ्योरी स्टूडेंट्स, तो क्या मैं लिख सकता हूं? फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स को मैं लिख सकता हूं स्टूडेंट्स एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। बस यही बात अब मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। तो देखो ये क्वेश्चन जो हमारा था, यही क्वेश्चन जो था आपका एफ ऑफ एक्स, वो क्या बन जा रहा है उससे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। ये बन जा रहा है साइन ऑफ 6 पाई को आई कीप एज इट इज, है ना, 6 पाई को आई कीप एज इट इज। फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एक्स को मैं लिख रहा हूँ एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, है ना। मैं इसको क्या लिख रहा हूँ, एक ब्रैकेट लगा ले रहा हूँ, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। आई होप हम ऐसा लिख सकते हैं। एक और ब्रैकेट लगा देता हूँ क्योंकि साइन आप इस पूरे एंगल का ले रहे हो। आई होप ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा और कंफ्यूजिंग सा नहीं लग रहा है और आपको चीज़ें अभी तक समझ आ रही हैं। एक छोटा सा काम करते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा। मैं एक छोटी सी चीज़ करना चाह रहा हूँ यहाँ पर, ये कि मैं यहाँ पर इस x और फ्रैक्शन ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x को इंटरचेंज करना चाह रहा हूँ, मतलब इसको रिप्लेस करना चाह रहा हूँ। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस वेरी बेसिक थिंग कि a माइनस बी को मैं माइनस ऑफ b माइनस ए लिख सकता हूँ। बस ऐसा मैं कुछ सोचना चाह रहा हूँ। आई होप ये बहुत बॉदर नहीं करने वाला है आपको। तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे इसको ऐसा लिख रहा हूँ, साइन ऑफ, ध्यान से सुनिएगा, 6 पाई एज इट इज़ आपने रखा, 6 पाई एज इट इज़ आपने रखा, एक नेगेटिव साइन आपने कॉमन ले लिया। जैसे ही आपने नेगेटिव साइन कॉमन लिया, बहुत ध्यान से सुनिएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा वो नेगेटिव साइन। तो इस वजह से ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, इस वजह से अंदर वाला पार्ट हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस एक्स। ये क्यों किया अभी आपको 2 सेकंड में रियलाइज होगा, बट पेशेंस के साथ इस वाले पार्ट को समझिएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस थिंग वेरी क्लियरली स्टूडेंट्स कि साइन माइनस थीटा साइन थीटा होता है। जैसे अभी मैंने आपको ये बात समझाई, इसी बात पे सोचो स्टूडेंट्स कि जो वैल्यू थीटा की यहाँ पर कुछ थी, है ना, अगर यहाँ पर थीटा की कुछ वैल्यू थी, है ना, तो उसी माइनस थीटा की वैल्यू के लिए वो वैल्यू ऐसी होगी। मतलब मैं आपसे क्या समझाना चाह रहा हूँ, इसी के साथ एक और प्रॉपर्टी याद रखिएगा प्लीज स्टूडेंट्स कि जब आप साइन ऑफ माइनस थीटा निकालते हैं स्टूडेंट्स तो वो होता है माइनस साइन थीटा। ये एक बहुत ही क्रूशियल सी प्रॉपर्टी है और इस बात को भी अब आपको बहुत सारी कंफ्यूजन नहीं हो रही होगी कि सर ये आप ऐसे रैंडमली कैसे लिख पा रहे हो। मतलब आप लिख रहे हो साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा होता है, साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, ये सारी बातें आप कैसे कह पा रहे हो, है ना। ये सारी बातें मैं समझाऊंगा क्वाड्रेंट थ्योरी के थ्रू और ये सब हम पढ़ेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के वक्त। तो अभी चिंता मत करना, नहीं भी समझ आ रहा है तो बस इन्हें एज अ फैक्ट समझ के रख लीजिए, याद रख लीजिए, है ना। चूंकि पीरियोडिक फंक्शन है तो ऐसी चीज़ें आना तय है, बट ये कैसे क्या आती है, कौन कैसे आता है, देयर इज अ पैटर्न, देयर इज अ स्पेसिफिक सीक्वेंस, देयर एक क्रोनोलॉजी, एक स्टैंडर्ड सा मैनर है जिसमें रिपीट होती है। और वो मैनर हम सीखेंगे एक स्टैंडर्ड से फॉर्मूले या एक स्टैंडर्ड से अप्रोच या एक स्टैंडर्ड से चार्ट के थ्रू, जो मेरी बहुत हेल्प करेगा इसको फिगर आउट करने में। तो चिंता मत करना, एक इजी सा कंसेप्ट है जो मैं समझा दूंगा, ठीक है। तो मैंने एक और छोटी सी कंक्लूजन, एक फैक्ट अभी आपको याद रखने की कोशिश करवाई कि सर साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है। बस इसे एज इट इज याद रख लीजिए, क्वेश्चन तक समझिए। अगले आने वाले कुछ चैप्टर्स में हम इसे एज अ थ्योरी पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो अभी फिलहाल मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स कि मेरे पास है साइन माइनस ऑफ 6 पाई ऑफ दिस, है ना। एक छोटा सा काम करते हैं स्टूडेंट्स, मुझे क्या दिख रहा है, मैं अगर ओवरऑल आपको कुछ समझाना चाहूँ तो मुझे दिख रहा है नेगेटिव साइन, मुझे यहाँ दिख रहा है ना। आपको दिख रहा है स्टूडेंट्स, अगर मैं नेगेटिव साइन यहाँ पर ऐसा लगा दूँ तो मुझे ये कुछ ऐसा सा दिख रहा है। तो साइन ऑफ माइनस ऑफ थीटा है, अगर इस पूरे को मैं थीटा की तरह ट्रीट करूँ तो ये हो रहा है साइन ऑफ माइनस ऑफ थीटा, है ना। तो मैं इस माइनस साइन को बाहर ला सकता हूँ, मतलब साइन माइनस थीटा अभी जस्ट हमने सीखा स्टूडेंट्स क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा। तो मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ इसे, मैं लिखना चाह रहा हूँ साइन ऑफ माइनस ऑफ दिस एंगल, I am wanting to write it as minus of sine of this angle, है ना। मतलब मैं कैसे लिख रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट सी बात है मैं कह रहा हूँ आपसे। ये लिखूंगा मैं माइनस ऑफ साइन ऑफ 6 पाई ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस एक्स, है ना। तो मैं क्या लिखूंगा इसे, ध्यान से सुनिए, माइनस ऑफ साइन ऑफ व्हाट 6 पाई ऑफ, अंदर क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, अंदर क्लियरली हमारे पास लिखा हुआ है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस एक्स, है ना। और ये आपका कहानी कुछ ऐसी चल रही है। अब अगर मैं कुछ चीज़ें और समझाने की कोशिश करूँ, एक छोटा सा चेंज और, बस सुनिएगा, घबराइएगा मत, ध्यान से सुनते जाइए स्टूडेंट्स। माइनस ऑफ साइन, है ना, मैं 6 पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 6 पाई को अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब जब मैंने 6 पाई को अंदर मल्टीप्लाई किया तो कैसा दिखेगा, ये देखेगा 6 पाई टाइम्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स माइनस एक्स दिस।
अब यहाँ पे आके क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी हो जा रहा है अगर आपको कुछ बेसिक्स नहीं पता है तो, जो कि आई एम वेरी श्योर इस स्टेज पर नहीं पता होंगे, जो कि आई विल बी टेकिंग केयर इन अ वाइल। देखो एक छोटी सी चीज़ समझाने की कोशिश करता हूँ, बस इसे एज अ फैक्ट याद रखिएगा। इस बात को अभी मैं सुपरफिशियली समझा रहा हूँ, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, जब ये चैप्टर पढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे, है ना। तो अभी फिलहाल बस जितना ज़रूरी है उतना बता रहा हूँ। अगर इसे मैं 0 डिग्री एंगल मानूँ तो यहाँ से मैंने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया तो आप इसको 90 डिग्री घुमा सकते हो, याद आ रहा है। इसे और 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घुमाए तो हो जाएगा पाई, है ना, पाई, और फिर 90 डिग्री घुमाए तो हो जाएगा 3π/2। फिर मैं इसे एंटी क्लॉकवाइज से घुमाते जा रहा हूँ, है ना, तो 3π/2 में π/2 और ऐड किया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पाई, है ना। फिर इसमें π/2 और ऐड किया तो ये हो जाएगा, और वैल्यू हो जाएगी पाई प्लस π/2। फिर ये कितना हो जाएगा, फिर और आ जाएगा तो ये हो जाएगा पाई के साथ और ऐड होगा तो ये होगा 2π। स्टूडेंट्स आई होप आपको ये बातें समझ आ रही है। जैसे अगर आपको ये समझना है पाई प्लस π/2 कितना होगा तो हो जाएगा कितना स्टूडेंट्स, आई थिंक मैंने सही लिखा है, पाई 3π/2, बिल्कुल सही, पाई प्लस π/2 और एक छोटी सी गलती की स्टूडेंट्स, ये पाई नहीं होगा, दिस शुड हैव बीन 2π। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है मैं क्या कह रहा हूँ स्टूडेंट्स। अगर ये वैल्यू 0 थी तो 0 में 90 डिग्री ऐड किया तो π/2, π/2 में 90 डिग्री ऐड किया तो पाई, पाई में 90 डिग्री और ऐड किया तो 3π/2। आई होप यू अंडरस्टैंड। हम पाई को 180 डिग्री लिखते हैं, बस एक बेसिक सी बात पे मैं काम कर रहा हूँ। तो π/2 को हम क्या लिखेंगे, ऑब्वियसली π/2 को हम लिखेंगे 90 डिग्री। इस बेसिक से ऑपरेशन पे मैं काम कर रहा हूँ। आई होप यू रियलाइज दैट, बस इसी बेसिक सी बात को कह रहा हूँ। तो जैसे अगर आप एंटी क्लॉकवाइज घुमाते जाओगे तो 0 आएगा, फिर 2π आएगा, ऐसी चलती चली जाएगी, यानी ना यहाँ पे 2π नहीं आएगा, इट विल बी 3π। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, इट विल बी 3π। मतलब एक छोटी सी बात आपको समझाना चाह रहा हूँ कि जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे यहाँ भी नंबर्स आते जाएंगे। जैसे अगर 2π में आप पाई ऐड करेंगे तो 2π में जैसे ही पाई ऐड करेंगे तो हो जाएगा 5π/2, तो यहाँ पे π/2 आएगा, फिर आएगा 5π/2। फिर जब यहाँ पे आप पाई में π/2 ऐड किया तो 3π/2 आया। जब 3π में पाई ऐड किया, 3π में π/2 ऐड किया, क्योंकि 3π को फिर 90 डिग्री एंगल से घुमाया तो 3π में π/2 ऐड किया तो ये हो जाएगा 6 + 7, यानी हो जाएगा 7π/2, है ना। तो ये कहानी कुछ ऐसी हो जाएगी और ये कहानी घूमती चली जाएगी, मतलब साइक्लिसिटी चलती जाएगी, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन है तो आप इसे घुमाते जाओ, चीज़ें चलती चली जाएंगी। मेरा बस एक छोटा सा कंसर्न है आपको ये समझाने का स्टूडेंट्स, कि आप इस बात को ऐसे देखो, ध्यान से समझिएगा कि अगर ये 0 से 2π ऐसा चल रहा है तो अब मैं कुछ पैटर्न देख पा रहा हूँ कि अगर यहाँ 0 से 2π आया, 0 आया, 2π आया तो 4π आएगा, 6π आएगा, 8π आएगा। इधर पाई आ रहा है, 3π आ रहा है तो इधर पाई के ऑड मल्टीपल्स आएंगे, 5π आएगा, 7π आएगा, 9π आएगा। ऐसे ही π/2, 5π/2 ये चीज़ें ऐसी चलेंगी। और यहाँ पे π/2 के जो बचे ऑल्टरनेट मल्टीपल्स हैं जैसे 3, 7, तो वो यहाँ चलेंगे। मतलब अगर π/2 आया 1 टाइम्स π/2 यहाँ तो 3 यहाँ आया, π/2 के ऑड मल्टीपल्स है ना। 5π/2 आया तो यहाँ पे 7π/2 है, तो अगला आएगा 9π/2 यहाँ आएगा 11π/2। तो कहानी ऐसी चलती जाएगी। जैसे यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहता तो अगला पैटर्न यहाँ पे क्या होता है 9π/2 और ये कितना हो जाएगा 11π/2, है ना। हालांकि ये सब आपके लिए अभी मैटर ऑफ कंसर्न नहीं होना चाहिए, हमारे लिए बहुत ज़्यादा चिंता का विषय नहीं है, बस छोटी सी बात मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। जैसा मैं आपको समझाना चाह रहा था कि सर साइन माइनस थीटा, जब आपको मैं बता रहा था, स्टूडेंट्स याद करिए, साइन माइनस थीटा को हम क्या कहना चाह रहे थे, माइनस साइन थीटा। इन सब के पीछे ये कहानी है, ये चार्ट है, जिस चार्ट को मैं डिटेल में समझाऊंगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वक्त। अभी बस मैं इसे स्किप कर देना चाह रहा हूँ, मैं ज़्यादा गहराई में नहीं जाना चाह रहा हूँ, बस मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि ये साइन माइनस थीटा क्या था। रियलिटी में साइन माइनस थीटा कुछ नहीं था स्टूडेंट्स, ये साइन माइनस थीटा एक्चुअली था साइन 0 माइनस थीटा, है ना। मतलब ये क्या था एक्चुअली, साइन ऑफ 0 माइनस थीटा। तो सर 0 की जगह अगर मैं 2π या 4π या 6π या 8π भी लिखता ना, मतलब 0 की जगह अगर मैं ऐसा भी लिखता, साइन की जगह क्या लिख लेता, यहाँ पे लिख लेता 2π माइनस थीटा, तो वो भी सर माइनस साइन थीटा ही होता। अगर 2π की जगह 4π भी लिख लेता, मतलब अगर मैं इसको लिखता साइन 4π माइनस थीटा, तो वो भी माइनस साइन थीटा ही होता। मतलब आप पैटर्न देख पा रहे हो स्टूडेंट्स, ये बात हमेशा माइनस साइन थीटा में रिजल्ट होगी, क्योंकि ये पीरियोडिक फंक्शन, तो इनमें एक पैटर्न होता है। ये पैटर्न मैं कैसे क्रैक कर पा रहा हूँ, मैं कैसे सोच पा रहा हूँ, एक चैप्टर आते ही आपको क्लियर हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो अभी बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ इस एज अ फैक्ट याद रख लीजिए, है ना। मैं क्या कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैं कहना चाह रहा हूँ 0, 2π, 4π ऐसा पाई का कोई भी इवन मल्टीपल अगर मुझे दिखता है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, छोटा सा कंक्लूजन, कि अगर आपको ऐसा कुछ दिखता है साइन ऑफ, है ना, पाई का कोई भी इवन मल्टीपल, मतलब यहाँ पे लिखा हुआ है लेट्स से 2n π, 2n π मतलब 2n के थ्रू मैंने आपको क्या कह दिया कि ये एक इवन वैल्यू है ना। मतलब यहाँ पे n क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पे n जो है वो कोई भी एक नेचुरल नंबर है या इंटीजर भी चलेगा, है ना, कोई इंटीजर भी चलेगा। आई होप आपको क्लियर हो रहा है। तो जैसे ही मुझे कोई भी अगर यहाँ पर पाई का इवन मल्टीपल दिखता है, पाई के साथ कोई कोफिशिएंट जो दिख रहा है वो एक इवन वैल्यू है ना, और उसमें से अगर मैंने थीटा सब्ट्रैक्ट किया तो साइन ऑफ 2n π माइनस थीटा विल ऑलवेज रिजल्ट इनटू माइनस ऑफ साइन थीटा। इसको एज ए जनरल रिजल्ट याद रखिएगा स्टूडेंट्स, इसे एज अ फैक्ट याद रखिएगा। इस बारे में हम बात करेंगे, इस चीज़ को हम यूटिलाइज करेंगे, बस इसे एज अ फैक्ट हमेशा याद रखिएगा दैट साइन ऑफ 2n π माइनस थीटा इज ऑलवेज माइनस साइन थीटा। और वहाँ पे 2n π के कारण मैं क्या कहना चाह रहा हूँ इनडायरेक्टली, मैं कहना चाह रहा हूँ कि ये जो है ये पाई का एक इवन मल्टीपल है, दिस इज एन इवन
मल्टीपल ऑफ पाई, है ना। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। और इसी बात के थ्रू अगर मैं वापस हमारे क्वेश्चन पर आऊँ तो ध्यान से समझो स्टूडेंट्स, अब मैं कुछ कंक्लूड करना चाह रहा हूँ। चलो सारी बातें छोड़ो, बस मुझे कुछ छोटे छोटे से रिजल्ट्स और बताओ। क्या मैं ऐसा कह सकता था स्टूडेंट्स, एक सिंपल सी बात, एक छोटी सी बात, कि ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू हमेशा क्या होगी? सर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स हमेशा एक इंटीजर होगा। आप सोच के बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स हमेशा क्या होगा? सर ये तो हमेशा एक इंटीजर होगा ना। अब बस मैंने आपको हर चीज़ बता दी है। सर ये एक इंटीजर होगा, ये आपका 6 पाई है। अब आप बहुत इजीली इस क्वेश्चन का आंसर वर्कआउट कर सकते हो। जल्दी से नेक्स्ट स्टेप सोचो स्टूडेंट्स, इस लॉजिक के बेस पर जो आपको अभी बताया। जल्दी से मुझे बताइए कि यहाँ से आप इसका आंसर कैसे निकालेंगे। अब क्वेश्चन बस किया जा सकता है, नेक्स्ट 2 स्टेप में आंसर ले आएंगे आप, अगर आपने यहाँ तक की सारी चीज़ें अच्छे से समझी हैं तो। क्विकली बाय योरसेल्फ गिव इट अ ट्राई स्टूडेंट्स। क्या आपने सोचा स्टूडेंट्स कि कैसे निकालेंगे? मैं एक छोटा सा कंक्लूजन आपको बहुत देर से समझाना चाह रहा हूँ, एक छोटी सी बात स्टूडेंट्स, कि अगर आपके पास ये है, क्या है सर, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स है, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स हमेशा एक इंटीजर होता है ना। आप सोचो स्टूडेंट्स, हमने डिस्कस किया है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे दिखता है? सर वो कुछ ऐसा दिखता है, हमेशा इंटीग्रल वैल्यू लेता चला जाता है। मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की जो रेंज होती है वो ऑल द इंटीजर्स होते हैं, मतलब ये वैल्यू इज ऑलवेज गोइंग टू बी एन इंटीजर। आप याद करो स्टूडेंट्स, ये बात हमने कई दफ़ा डिस्कस की है। 2.1, 3.1, इन सब के इंटीजर्स, इन सब का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? ये हमेशा एक इंटीजर होता है। 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन 2 है ना, 3.9 का 3, -2.1 का -3। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमेशा एक इंटीजर वैल्यू ही जनरेट करेगा। मतलब आपके पास जो है वो ये स्टूडेंट्स कि ये है 6 पाई इंटू समथिंग इंटीजर, मतलब ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू एक इंटीजर होगी, बस मैं कहना चाह रहा हूँ। तो दिस इज गोइंग टू बी एन इंटीजर वैल्यू, एन इंटीग्रल वैल्यू, है ना। और अगर ये एक इंटीग्रल वैल्यू है, अगर ये एक इंटीजर होने वाला है, अगर एक इंटीजर होगा, तो अब आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ऐसे देखो स्टूडेंट्स, सोच के देखो, है ना। ये आपके सामने लिखा हुआ है माइनस साइन ऑफ, बहुत ध्यान से सुनना, 6 पाई इंटू एन इंटीजर, है ना। तो पाई को भी अलग रखता हूँ, 6 इंटू एन इंटीजर। उस इंटीजर को थोड़ी देर के लिए मैं कुछ भी लिख देता हूँ, है ना। मैं उस इंटीजर को कुछ भी लिख देता हूँ, लेट्स से एक इंटीजर लिख देता हूँ, लेट मी कॉल इट एन फॉर अ व्हाइल, है ना, इंटू पाई। ये n कुछ नहीं है स्टूडेंट्स, अभी जो n मैंने रिप्लेस किया है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, आपको समझाने के लिए। वो कोई भी एक इंटीजर होगा तो मैंने उसको एक n वैल्यू से रिप्लेस किया है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है इस क्वेश्चन में, ठीक है। और इसके बाद सब्ट्रैक्ट क्या कर रहे हो आप? इसका सब्ट्रैक्ट कर रहे हो -x, है ना। तो आप एक x वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर रहे हो। अब ध्यान से सोचो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन क्या बन गया है? सर क्वेश्चन बन गया है पाई का कोई इवन मल्टीपल, 6n क्या होगा? 6 की वजह से हमेशा एक इवन मल्टीपल होगा। 6 इंटू एनीथिंग इज व्हाट? एन इवन नंबर। तो पाई का ये एक इवन मल्टीपल है। n क्या इंटीजर, तो 6 इंटू एनी इंटीजर विल बी एन इंटीजर, 6 का कोई मल्टीपल, और उसमें मल्टीप्लाई हो रहा है पाई। तो ये बेसिकली बन जा रहा है, ये बन जा रहा है पाई का एक इवन मल्टीपल। नाउ दिस इज एन इवन मल्टीपल ऑफ पाई। क्या आपको ये बात समझ आ रही है स्टूडेंट्स? दिस इज एन इवन मल्टीपल ऑफ पाई। और अगर ऐसा कुछ है स्टूडेंट्स, इवन मल्टीपल ऑफ पाई है, तो हम जानते हैं कि साइन ऑफ एनी इवन मल्टीपल ऑफ पाई, है ना। मतलब अगर कोई भी इवन मल्टीपल दिखता है, जैसे ही आपको कोई भी इवन मल्टीपल दिखता है और उसमें से अगर कोई एंगल सब्ट्रैक्ट करते हो तो वो रिजल्ट होता है माइनस साइन थीटा में, है ना। तो मैं इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकता हूँ? सोच के देखो स्टूडेंट्स, एक नेगेटिव साइन तो ऑलरेडी है, साइन 6 एन पाई, तो ये इवन मल्टीपल -x है, तो मैं इसे लिखूंगा माइनस ऑफ साइन x, और माइनस के कारण ये माइनस हो जाएगा प्लस, तो आपके पास ये बच जा रहा है साइन ऑफ x। क्या आपको ये क्वेश्चन समझ आया स्टूडेंट्स, कि हमने फाइनली उसको कंक्लूड करके बॉयल डाउन करके लिख दिया साइन x। आई होप ये बहुत कंफ्यूजिंग नहीं रहा है आपके लिए और यहाँ तक चीज़ें आपको समझ आई हैं। बस एक छोटा सा कंक्लूजन स्टूडेंट्स, कि अगर 6 पाई को अंदर मल्टीप्लाई किया, एक छोटा सा करेक्शन स्टूडेंट्स, कि जैसे ही आपने 6 पाई को अंदर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी तो 6 पाई मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना हो जाएगा? 6 पाई x, है ना। एक छोटा सा करेक्शन कि ये 6 पाई इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा तो इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा 6 पाई ग्रेटर देन 0 ऑफ x माइनस 6 पाई x। तो इसी के साथ आप इसमें क्या करेंगे? आप यहाँ पे इसे लिखेंगे 6 पाई 6 n पाई माइनस इसे क्या लिखेंगे? इसे आप लिखेंगे 6 पाई ऑफ x। आई होप आपको रियलाइज हो रहा है। तो ये साइन x के बजाय इसको और बेहतर लैंग्वेज में मैं लिखूंगा स्टूडेंट्स, मतलब वो 6 पाई को अंदर मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 6 n पाई माइनस एन एंगल, है ना। ये एक वैल्यू है, ये एक एंगल है ना, यानी थीटा जैसा कुछ है, तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ साइन ऑफ दिस थीटा, यानी हो जाएगा साइन ऑफ व्हाट? साइन ऑफ 6 पाई x। तो आपका जो क्वेश्चन था, जो ओरिजिनली क्वेश्चन था स्टूडेंट्स, जो क्वेश्चन था आपके सामने जो आपको दिया गया था, ये जो क्वेश्चन था साइन ऑफ 6 पाई फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, ये जो क्वेश्चन था आपका, है ना, जो क्वेश्चन था साइन ऑफ 6 पाई फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x, इससे आप क्या लिख पा रहे हो स्टूडेंट्स? इसे आप लिख पा रहे हो साइन ऑफ 6 पाई ऑफ x। डू यू रियलाइज दैट? और सर अब अगर मैं कहानी रिजॉल्व करना चाहूँ तो मेरे लिए स्टेप्स आसान हैं, क्योंकि मैं शुरुआत करूँगा ये कहने से कि सर इसका पीरियड तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे पता है साइन x का पीरियड क्या होता है। सर साइन x का पीरियड होता है 2 पाई।
तो साइन 6 पाई एक्स का पीरियड क्या होगा सर? साइन 6 पाई एक्स का पीरियड निकालना आई थिंक आसान है। जो एक्स का कोफिशिएंट है 6 पाई, उससे डिवाइड कर दो। तो साइन का पीरियड था, साइन एक्स का पीरियड था 2 पाई, और यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 6 पाई, तो 6 पाई से डिवाइड किया, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 6 कैंसिल, तो कितना हो जाने वाला है स्टूडेंट्स? क्लियरली आई होप आपको दिख रहा होगा। 2 पाई का 6 पाई हो जाएगा 3 टाइम्स, तो ये हो जाएगा 1/3। यानी इस क्वेश्चन का आप आंसर मार्क करेंगे 1/3। यानी इस फंक्शन का जो पीरियड होगा स्टूडेंट्स, इस फंक्शन का जब आप पीरियड निकालेंगे, सो दैट विल बी व्हाट? दैट विल बी 1/3। आई होप ये आपको क्लियरली और बहुत इजीली समझ आया और यहाँ तक आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। विद दैट अगर मैं ये चीज़ समझाने की कोशिश करूँ तो क्या आपको क्लियर हो रहा है स्टूडेंट्स किस तरह के क्वेश्चंस को कैसे सोचना है? वो प्रॉपर्टीज़ जो सारी हमने पढ़ी उन्हें कैसे अप्लाई करना है और फंक्शंस के पीरियड्स कैसे वर्कआउट करना है। विद दैट अगर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है, आई होप ये सारी चीज़ें जो आपको आज पढ़ाई गई, ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई। एक पार्ट आई नो ये वाला पार्ट थोड़ा सा ट्रिकी था, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ाते वक्त आपको समझ आ जाएगा। तो ये वाला पार्ट अगर कंफ्यूजिंग लगा भी है तो इस पार्ट को छोड़ सकते हो। डोंट वरी अबाउट दिस पर्टिकुलर सेक्शन, दिस पर्टिकुलर चैप्टर, है ना। आगे अगर मैं थोड़ा और बढ़ता हूँ, कुछ और चीज़ें करता हूँ, तो इरेशनल रैशनल वाली कहानी आई होप क्लियर हुई होगी। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो हमने डिस्कस किया था, एलसीएम जो डिस्कस किया था, फ्रैक्शंस के हमने एलसीएम और एचसीएफ डिस्कस किए, वो भी आई होप क्लियर है। तो इस तरीके से हमने ये सारी चीज़ें पढ़ी और अब हम फाइनली उस पार्ट पर आते हैं जहाँ पर आई होप आपको पता है दैट www.magnetbrains.com वेबसाइट पर आपको ये सारी चीज़ें फ्री ऑफ कॉस्ट ऑर्गेनाइज्ड एक सिस्टमैटिकली अरेंज्ड मैनर में मिलेगी, जहाँ पर आप बिना किसी सब्सक्रिप्शन के, बिना किसी पेमेंट के 100% फ्री क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म आपके लिए क्रिएट किया जा रहा है, जहाँ पर आप सारे ही सेगमेंट्स में, सारे ही सेक्टर्स में फ्री क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन अचीव कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं। और जैसे ही आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पर जाकर IIT JEE नीट पर क्लिक करेंगे, नीट का एक अलग सेगमेंट है, IIT JEE का एक अलग सेगमेंट है, जैसे ही आप IIT JEE पर क्लिक करेंगे आपके सामने पूरा IIT JEE का मॉड्यूल सब्जेक्ट वाइज प्रॉपर्ली ओपन हो जाएगा। दिस इज अ क्रैश कोर्स, ये पार्ट है हमारा ईयर लॉन्ग प्रोग्राम के लिए, है ना। तो ईयर लॉन्ग प्रोग्राम के स्टूडेंट्स के लिए सब्जेक्ट वाइज चीज़ें रखी हुई हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, आशीष सर, अभिषेक सर और मैं। और जैसे ही आप मैथ्स पे क्लिक करेंगे वॉच नाउ पर, तो आपके सामने पूरा का पूरा मैथ्स सब्जेक्ट, इंडिया के टॉप टीचर्स यहाँ पर ऑब्वियसली आपको एजुकेट कर रहे हैं सारी सेगमेंट्स में, तो पूरा का पूरा मैथ्स प्रॉपर चैप्टर्स के साथ आपको ऑर्गेनाइज्ड मैनर में दिखेगा। जैसे सेट्स, रिलेशंस एंड फंक्शन जो चैप्टर अभी आपका चल रहा है, आप एक्सपांड करेंगे आपको डिटेल्ड में प्रॉपरली हर चैप्टर प्रॉपरली दिखेगा। यहीं पर बफर फ्री मोड में बिना किसी सब्सक्रिप्शन पे, बिना किसी चीज़ के पेमेंट के आप फ्री ऑफ कॉस्ट लेक्चर्स देख सकते हैं, इनके पीडीएफ्स एक्सेस कर सकते हैं। प्रॉपरली लेक्चर्स अरेंज्ड हैं, ऑर्गेनाइज्ड हैं, सब कुछ प्रॉपरली मैनेज्ड है, मतलब हर चीज़ प्रॉपरली रखी हुई है। आप ओपन करिए, वॉच नाउ पे क्लिक करिए, आपके सामने पूरा का पूरा लेक्चर ओपन हो जाएगा और यहीं पर आप चाहें तो फुल स्क्रीन मोड में चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। हाउएवर अपार्ट फ्रॉम दैट यही की यही सारी चीज़ें सेम मैनर में हमारे यूट्यूब चैनल पर मैग्नेट ब्रेन्स IIT JEE नीट पर भी प्रॉपरली प्लेलिस्ट में अरेंज्ड हैं। वहाँ भी डिस्क्रिप्शन में आपको सारे लिंक सब कुछ मिलेगा और वहाँ पर भी आपको चीज़ें एज इट इज़ रेप्लिकेट होती हुई दिखेंगी। सो आप चाहें तो वहाँ भी चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। बट आई वुड ऑलवेज रिकमेंड कि आप मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट से चीज़ें एक्सेस करिए। यहाँ पर चीज़ें अरेंज्ड हैं, यहाँ पर चीज़ें और ज़्यादा बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज हैं, यहाँ पर आपको सब कुछ प्रॉपरली दिखता है। आप आराम से अपनी प्रोग्रेस ट्रैक कर सकते हो कि आप कहाँ हो, क्या कर रहे हो। एनीवे यूट्यूब पर भी ये सारी चीज़ें हैं, वहाँ भी आप चीज़ें समझ सकते हो। सो पॉइंट सिंपल सा स्टूडेंट्स कि मैग्नेट ब्रेन्स का ये जो प्लेटफॉर्म है www.magnetbrains.com, या हमारा जो यूट्यूब चैनल है, दिस इज़ अ 100% फ्री ऑनलाइन क्वालिटी एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहाँ पर हम आपको फ्री में IIT JEE की एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। बिना किसी सब्सक्रिप्शन, बिना किसी चार्ज के आप फ्री में हर चीज़ एक्सेस कर सकते हैं। अगर ये वीडियो से सच में आपको बहुत हेल्प मिल रही है, आप काफ़ी कुछ सीख रहे हैं और सच में आपकी बहुत मदद कर रहे हैं, तो प्लीज़ इन वीडियोस को लाइक करते रहिए सो दैट वी फील अप्रिशिएटेड कि हाँ एफर्ट सही डायरेक्शन में लग रहे हैं और आपकी सच में मदद हो रही है। अलॉन्ग विद दैट इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, क्योंकि ज़रूरी है जब भी कोई नई चीज़ आ रही हो, कोई भी चीज़ पता चलनी ज़रूरी है। मतलब कोई भी नया अपडेट आ रहा है, कुछ भी नया नोटिफिकेशन आ रहा है, तो आपको पता चलता रहेगा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है। एंड द मोस्ट क्रूशियल पार्ट इज स्टूडेंट्स, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करिए, चूँकि एक फ्री ऑफ कॉस्ट प्लेटफॉर्म, एक फ्री ऑफ कॉस्ट मॉड्यूल है जो क्वालिटी एजुकेशन IIT JEE डोमेन तक में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप कोशिश करिए कि इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ताकि वो भी इस पार्ट का हिस्सा बने और इस चीज़ को, इस प्रोग्राम का हिस्सा बने, इस इनिशिएटिव का हिस्सा बने और इस चीज़ को अवेल या यूटिलाइज कर पाएँ। विद दैट वी आर कॉलिंग यू टुडे। थैंक यू सो मच।